जी जी। ओके दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारी जो शाम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर अंदर और मेडिसिन का क्या रोल है और एक परफॉर्मेंस इन कबड्डी विदाउट फ्री इंजरी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके साथ में हम हमारे जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है अमित राठी जी को इनवाइट करना चाहते हैं कि आज वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। विकास जी, या अमित जी, आपका स्वागत करते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? कैमरा ऑफ है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कैमरा ऑन है सर। आप हाँ, अभी ठीक है। माइक ऑफ था पहले। हेलो। ओके, अमित जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, तो आज के जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अमित जी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं और जिन्होंने साउथ एशियन गेम में हिंदुस्तान की टीम का प्रतिनिधित्व किया और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ में इन्होंने प्रो कबड्डी लीग के अंदर भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं आज अमित जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो लास्ट 10 डेज से ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उससे ये इनको क्या बेनिफिट्स लग रहे हैं। अमित जी प्लीज। नीर सर, मनप्रीत सर और कुलदीप सर को सभी को मेरा नमस्कार। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 दिन से जो ये अपना ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। जैसे डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया हमें कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए और डॉक्टर रौनक ने बताया कि हमें इंजरी से कैसे बचा जा सकता है। और जैसे हमारे डॉक्टर केंजुम सर ने बताया कि हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फिजिकल फिटनेस, इन सब पे बात की है। और जितने भी प्रोग्राम हुए हमारे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इससे पहले जैसे 10 साल पहले ये प्रोग्राम होता तो हमारी इंजरी में और स्पीड में बहुत सारा फर्क पड़ता। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए अमित जी, बोलिए, सुन पा रहे हैं हाँ हम। जी। तो ये जैसे नीर सर हैं, मनप्रीत सर, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, वो हमें स्किल प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं और उनसे बहुत अच्छा प्यार मिलता रहता है सर। और थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, आप अपनी अभी पर्सनल लाइफ में इसका क्या बेनिफिट्स महसूस कर रहे हैं इसका आज सर के समय में? जैसे हमें डॉक्टर केंजम सर ने बताया जाए इंजरी से कैसे बचा जा सकता है, रिकवरी के लिए, आइस के लिए हमें इंजरी होने के बाद आइस कैसे करनी है। वो जैसे मैं बैक पेन था, उसमें बहुत ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिला, वो भी मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ सर। और जैसे एंकल में था थोड़ा बहुत, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर प्रोग्राम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू सर। मैं कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए और आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से स्टार्ट कीजिए। जी सर, थैंक यू नीर सर। नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ओएनजीसी और सीआरपीएफ की दोनों कबड्डी टीम और कबड्डी अड्डा की तरफ से डॉक्टर हंजमाम वरुण शर्मा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हम सब के बीच में, जो उन्होंने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे लिए वो अपने मुखमंडल से वो शब्दों की हमारे लिए जो बारिश करने वाले हैं, जिनसे हम अपने जीवन को आगे किस तरीके से लेके जाएंगे, उन सब के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं और उनका वेलकम करता हूं। सर, मैं उनका एक छोटा सा आप सभी के सामने एक परिचय रखना चाहता हूं कि डॉक्टर हंजमाम वरुण शर्मा, आप इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप खेल और व्यायाम चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। आप मेडिकल और क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में HIM फिजियोलॉजी
विभाग वाराणसी उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। सर आप इसी में नहीं, आप कॉलेज समय के टेबल टेनिस के भी चैंपियन रहे हैं। आप मार्शल आर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। आप अभी भी एक ज्वलंत मार्शल आर्ट प्रैक्टिशियन और उत्साही ताई कमांडो थांग दा जीत कुंभ दा और पारंपरिक कुंग फू WTF ताई कमांडो हुकिन वान दक्षिण कोरिया 3 डेन ब्लैक बेल्ट भी हैं। सर इसके लिए मैं अब CMO सर डॉक्टर केंजम सर को इनवाइट करता हूं कि सर का परिचय थोड़ा हम सब के बीच में रखें और उनको आगे की कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट करें। डॉक्टर केंजम सर अगर हमारे बीच में है तो सर प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आया क्योंकि हम लोग के दूसरी जगह पे भी टॉक चल रहा है, बट जैसे हमने स्पेशली सबको आज के लिए मैं डॉक्टर वरुण से मैंने रिक्वेस्ट किया था स्पेशली बात करने के लिए। डॉक्टर वरुण ऑलरेडी उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, बट मोटा मोटी ये बता दूं कि आपके सामने जो स्पीकर्स हम लेके आ रहे हैं जनरली वो स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि बल्कि अपने क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल में पीछे बैठ के जो कहते हैं ना खिलाड़ी का दर्द खिलाड़ी ही समझ सकता है। तो डॉक्टर वरुण सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी में नहीं है, उनका पहले साई में भी उन्होंने काम किया है क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 2012 में NSNIS पटियाला से। और उसके बाद क्योंकि पढ़ाई की लत थी इनको तो इन्होंने फिर फिजियोलॉजी में MD किया क्योंकि खुद इन्होंने जब PG की थी स्पोर्ट्स मेडिसिन में देखा फिजियोलॉजी बेसिकली हमारा बॉडी का नेचुरली हमारा शरीर काम कैसे करता है और फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा इनका एक्सपर्टीज है ह्यूमन परफॉर्मेंस पे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ह्यूमन परफॉर्मेंस। और हमने मिलके बहुत काम किया है नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, इनके साथ, और एम्स में थे अभी। और इनफैक्ट ये अभी हिम्स वाराणसी में सिर्फ इस वजह से गया क्योंकि परिवार की वजह से उनको वाराणसी शिफ्ट करना पड़ा, अदरवाइज ये एम्स में ही थे कुछ 1-2 हफ्ते पहले तक। और एम्स में हम अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं उनके पास फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग करने के लिए। दूसरी चीज है, अगर आप जो लोग इंटरेस्टेड है, आप डॉक्टर वरुण के अगर या हमारा स्पोर्ट्स साइंसेज में अगर आप जाके देखोगे तो ये खुद आज भी इतने ऊंचे ऊंचे किक्स मारते हैं। वो बॉटल कैप चैलेंज है, टाइगर श्रॉफ की तरह किक करते हैं और अभी भी काफी फिट है ये। और इसीलिए मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था आज के टॉक पे कि बेसिकली कबड्डी में आप अपना स्ट्रेंथ को कैसे बना सकते हो रिलेटेड टू कबड्डी, और जो कुछ एक्सरसाइजेस जो आप लोग कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो कॉन्सेप्ट है लोगों को जिम जाने का, कि वो जिम जाते हैं और उनको कॉन्सेप्ट ये है कि जिम इज ओनली बॉडी बिल्डिंग। नो, जिम में जाने का ये होता है बेसिकली अगर आपके पास अवेलेबल है टॉप लेवल के लिए तो वो अलग अलग मशीनें हैं, उन पे स्पेशली जैसे हम लोगों ने पहले दिन बताया ट्रेनिंग में स्पेसिफिसिटी, तो स्पेसिफिकली आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जिम नहीं है वो भी घर पे अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी डॉक्टर वरुण आपको गाइड करेंगे। तो डॉक्टर वरुण इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ, हमने कहा कि इंडियन सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, और इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था और आगे आने वाले टॉक्स में भी जो यहाँ के जो स्पोर्ट्स मेडिसिन, खासतौर से ISM में ओनली दोज डॉक्टर्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो लोग इस ग्रुप में हैं और ये ग्रुप आपको फुल सपोर्ट करेंगे विद ऑल द डिफरेंट जो इसी में एक्सपर्टीज। क्योंकि PG हम सब करते हैं लेकिन उस तरीके से किसी को इंजरी में महारती है, किसी को रिहैबिलिटेशन में महारती है, किसी को सर्जरी में महारती है, किसी को जैसे डॉक्टर वरुण को फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी में भी अंदर जैसे कल जो डॉक्टर गगन आएंगे वो बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे कि शरीर कैसा हिलता है हमारा, अलग अलग किस तरीके से हम बायोमैकेनिकली हम अपने कबड्डी प्लेयर्स को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, इंजरीज को कैसे हम रोक सकते हैं, और मेनली परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते हैं। फिर आने वाला समय में जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे मेडिकल एस्पेक्ट्स पे भी आपसे बात करेंगे, बट आपसे साइंस को लेते हुए आम भाषा, सरल भाषा, खिलाड़ी की भाषा में आपसे डिस्कस करेंगे। So Dr. Varun, not only being an expert in terms of an academician, being an assistant professor, but more also himself being a player, I'm sure वो खिलाड़ियों के लफ्जों में बात करेंगे। तो Dr. Varun, Professor Varun, welcome,
and I hand over the mic, the stage, the screen, and all the Kabaddi players to you. Thank you so much. आप please थैंक यू सर। लीजिए। Thank you. और मुझे unmute कर दीजिए, mute कर दीजिए। Thank you very much, sir. Thank you. Namaskaram to all. साउंड आ रही है ना मेरी? बिल्कुल सर। ओके ओके, चलिए, हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छे से बताया कि उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस एक ऐसी फील्ड है जो हमारे लैब में जो हम टेस्टिंग करते हैं या थियोरेटिकल पढ़ते हैं, उसको परफॉर्मेंस के रूप में फील्ड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तभी तो हम आगे जा करके विदाउट इंजुरी एंड विदाउट ड्रॉपिंग हम परफॉर्मेंस बढ़ा पाएंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा। स्लाइड में से हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लगे आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो उसको आप ध्यान, मैं जो कहूँगा, मैं जो समझाऊंगा उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्लाइड जो है वो एडवांस के लिए भी है और फिर थोड़ा सा उसके लिए, मगर अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि हमारा परफॉर्मेंस होना है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉक। स्क्रीन शेयर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, आई होप सब लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये हुआ मेरा एक, डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी बोल दिया और सर लोग ने भी काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंस मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि कबड्डी जो है एक इंटरमीडिएट एक स्पोर्ट्स है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है इसमें एरोबिक फिटनेस भी चाहिए हमको और अनएरोबिक और स्ट्रेंथ फिटनेस भी चाहिए। मगर एरोबिक फिटनेस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, इसीलिए मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़्यादा इम्फेसिस दिया हूँ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर मैं बोलूँगा। तो सबसे ऊपर लेट्स स्टार्ट। ये होने के बाद एक ब्रीफली स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, जिसमें हम लोग ने एक पीजी किया है, स्पोर्ट्स में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन का दो खंड है, एक जिसको स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं, दूसरा एक्सरसाइज मेडिसिन कहते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या करता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है उसका एक ही पर्पस है, एक ही एम है, वो है परफॉर्मेंस को बढ़ाना, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं? इंजुरी के बिना, इंजुरी या इलनेस के बिना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक प्राइमरी यही है। इसके हर चीज जो हम करते हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट इज द अल्टीमेट, सबसे परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है एक्सरसाइज मेडिसिन। एक्सरसाइज मेडिसिन का मतलब यह है कि हम एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए हमारे इंजुरी को, जो अगर इंजुरी हो जाता है उसको ठीक करना या फिटनेस को बढ़ाना, प्लेयर के फिटनेस को बढ़ाते हुए रहना, तो ये सब चीज एक्सरसाइज मेडिसिन में आते हैं। तो ये दोनों मिला के स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन बनते हैं। तो इसीलिए परफॉर्मेंस की इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द अल्टीमेट एम, सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा कह दिया। और कौन होते हैं ये स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डॉक्टर? कौन होते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डॉक्टर? वही लोग होते हैं जिसने एमडी या डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो 2 साल के होते हैं नाइस में, ये कोर्स किए हुए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर केन साहब ने ये 2009 में कंप्लीट किया था, मैंने 2012 में कंप्लीट किया हूँ ये फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला, जिसको मक्का भी कहते हैं, मक्का ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो भी स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर रहते हैं उनका जो, ठीक है, साइंटिफिक मेडिकल ये सब तो इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए वो लव ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में वो प्यार होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर केन साहब है, बहुत मतलब खेलते हैं, टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो इन द सेम वे कि मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स ये सब से थोड़ा सा मैं भी टच में हूँ, तो इसी हिसाब से हम स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर का प्राइमरी एम यही होता है। कबड्डी में आप जैसे कि देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं मार्शल आर्ट एज ए मैं 3rd डन ब्लैक बेल्ट और एक क्वालिफाइड ट्रेनर भी हूँ मार्शल आर्ट के। तो ग्रैपलिंग, जो एक ग्रैपलिंग टेक्निक होता है,
वो और काफी कुछ सिमिलरिटी कबड्डी और ये सब में काफी कुछ सिमिलरिटी मिलते हैं। यानी आपको कांटेक्ट, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट, ग्रैपलिंग करना, खींचना, फिर आपको जंपिंग एक्शन करना, तो ये सब चीज जो है, इस सब के जो ट्रेनिंग का पर्पस है कि हम ट्रेनिंग करते हैं, कोच साहब अगर हम कोच साहब कोई ट्रेनिंग देते हैं तो उसका रीजन क्या है, वो उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, वो हम वो करेंगे आज। तो जैसे कि हमने कहा गया कि स्पोर्ट्स कोचिंग साइंस जो हमारे कोच साहब लोग हैं और स्पोर्ट्स साइंस के ग्रुप और स्पोर्ट्स मेडिसिन के ग्रुप को एक तालमेल के रूप बना के, एक टीम बना के काम करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको, जैसे कि हमने कहा, अल्टीमेटली तो हमको परफॉर्मेंस बढ़ाना है प्लेयर का, और परफॉर्मेंस तभी बनेगा, केवल टैलेंट से नहीं बनेगा, केवल हार्ड वर्क से नहीं बनेगा, उसके लिए एक साइंस चाहिए, उसके पीछे का साइंस चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग शुड बी, क्या होना चाहिए, स्मार्ट ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सेसिव ओवर ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, स्मार्ट ट्रेनिंग होना चाहिए। और ये स्मार्टनेस कहाँ से आएगी, ये साइंस से आएगी। जो लैब में जो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर कर रहे हैं, तो इनका एक तालमेल होना चाहिए। तो ये इसको एक सबसे लेटेस्ट मॉडल है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया में जितना भी डेवलप्ड कंट्री है वो आगे बढ़ते हैं, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट एंड कोचिंग मॉडल बोलते हैं। ये साइंटिफिक टर्म्स है। इसका मतलब यही है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, स्पोर्ट्स कोचेस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को अच्छे से एक इंटीग्रेटेड वे में, तालमेल के रूप में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ाना है। परफॉर्मेंस बढ़ाना है। कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाना है? इंजुरी के बिना, डोपिंग के बिना। आपको पता है कि 2018 से 19 के बीच में नाडा ने एक रिलीज किया था रिपोर्ट, उसमें 2.67% जो कबड्डी प्लेयर को वो हुआ था, एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें डोप होने का वो हुआ था। तो इसका मतलब है कि कबड्डी में भी मतलब डोपिंग का इशू है। तो ये सब कौन करेगा? ये एड्रेस को कौन वो करेंगे? ये एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर करेंगे। तो ये एक ब्रीफली जानने के बाद हम एक फिजिकल फिटनेस क्या होता है और फिजिकल फिटनेस हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। फिजिकल फिटनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो स्वास्थ्य से, जो हेल्थ से रिलेटेड है, और दूसरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे कि एजिलिटी, बोलते हैं कि आप अपना एजिलिटी बढ़ाओ, मगर एजिलिटी होता क्या है? एजिलिटी माने एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन, यानी सडन अगर अपने आप के बॉडी के कोऑर्डिनेशन, बॉडी के बैलेंस बनाते हुए आप डायनामिकली सडन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ एबिलिटी करते हुए, उसको एजिलिटी बोलते हैं। उसी हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, पावर है, रिएक्शन टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज जो है, स्पीड है, ऑल दिस थिंग्स हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कबड्डी। आप देखे होंगे। तो यानी जो एक अच्छा नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इलाइट प्लेयर है, उसमें ये सब चीज होना जरूरी है। और ये सब चीज कहां से आती है? इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है ये सब, यानी कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बोलते हैं। कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस माने हमारी एक्सरसाइज, लंबे समय तक एक्सरसाइज करने की क्षमता, यानी उसको स्टेमिना भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में है। बॉडी कंपोजिशन माने थोड़ा परसेंटेज बॉडी फैट जो है, चर्बी का मात्रा थोड़ा सा कम करते हुए हमारा मसल का जो ज्यादा परसेंटेज है उसको बढ़ाना। मसल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ माने ताकत, कितना हम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं। मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होता है? यानी हमारे जो मसल कितना लंबे समय तक हम अपने मसल को बिना थके काम कर सकते हैं, दैट इज मस्कुलर इंड्योरेंस। और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप सबको पता है। तो इस तरीके से हम फिटनेस को इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये सबको टच करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये सब का बेसिस में बताऊंगा, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि इंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर आप लोग चाहेंगे तो बाद में मैं और सेशन ले सकता हूँ। आज के लिए तो, अभी के लिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हम ध्यान देते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से यानी उसका बॉडी कंपोजिशन भी अच्छा हो जाता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इवन ये सब एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, जो कि एकदम अच्छे प्लेयर को एकदम इसेंशियल है, ये सब चीज बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानते हैं, कि थोड़ा साइंस की भाषा थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको अलग अलग मसल का नाम है, जिसको आइसोटोनिक, ये सब एक साइंटिफिक टर्म। तो इसमें ना जाते हुए आपको मैं मोटा मैं बता देता हूँ। जब कोई भी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मसल शॉर्टन होती है, यानी छोटा हो जाता है, उसको कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। मगर जब हम कंट्रैक्शन करते करते जब लंबा हो जाता है, उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। मैं इसको इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मसल के जब हम पावर
डेवलप करने का एक्सरसाइज करते हैं या मसल के स्ट्रेंथ डेवलप करने का एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि कोचिंग साइंस में एक साइंस होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। हमको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना है, मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मसल के कौन इंड्योरेंस को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है, कौन सी चीज को बढ़ाना है, इसीलिए अलग अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है इसेंट्रिक को है। इसेंट्रिक में इसका और बताऊंगा एग्जांपल, इसेंट्रिक हमारे कबड्डी में कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। और ये जो मशीन है शायद सब लोग ने देखा है कि नहीं देखा है, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट मशीन है जिसका नाम है आइसोकाइनेटिक मशीन बोलते हैं। ये हम टेस्टिंग करते हैं, है ना, अलग अलग। और ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये इसको बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस टेस्टिंग, यानी हम एरोबिक फिटनेस टेस्टिंग के लिए हम ये करते हैं। जैसे कि मैं एम्स में था तो हम लोग ने बहुत सारा प्लेयर्स का नियम के हिसाब से करते थे, तो इसी हिसाब से मोटा मोटा दिस आर द बेसिक, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको जानते हुए मैं एक हार्ट रेट के हिसाब से एक मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि अलग अलग हमारे बॉडी में अलग अलग फ्यूल सिस्टम होते हैं। मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी का हमारे मोटा मोटा 3 सोर्स हैं। ये क्यों जरूरी है मैं इसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी बताऊंगा। जैसे कि एटीपी, पीसीआर, ये सब साइंटिफिक टर्म है, जैसे कि अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक, ये सब साइंटिफिक टर्म है। मगर मोटा मोटा आपको ये जानना है, अगर आपका हार्ट रेट जो मैक्सिमम है, एक बंदे का जो मैक्सिमम है, वो जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, 208 - 0.7 into एज इन ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर किसी का 10 साल है तो क्या होगा, कितना होगा? तो यानी ये हम मल्टीप्लाई करके एक इंसान का कितना तक उसका हार्ट रेट एक्सरसाइज में जा सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका 90 से लेकर के 100% ऑफ मैक्सिमम अगर हम करेंगे तो हमारा जो एनर्जी सोर्स है उसको एटीपी, पीसीआर कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत तभी होता है जब हम ये 55 से 90% ऑफ मैक्सिमम होगा। तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है अगर हमको किसी प्लेयर को ट्रेनिंग करना है, एक एज ए कोच ट्रेनिंग करना है, और हमको इस पर्टिकुलर हम तीनों सिस्टम में से कौन से सिस्टम को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमको स्प्रिंटिंग करना है, बहुत जल्दी स्प्रिंट करते हुए, या जंपिंग एकदम एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, तो हमको ये वाला सिस्टम को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत छोटा होता है टाइमिंग। तो इसीलिए हमारा ट्रेनिंग कैसे देंगे? उसके हार्ट रेट के हिसाब से 90 से 100 के बीच में रह करके हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी घड़ियां, मतलब वो आती है, घड़ी आती है जिसमें हार्ट रेट वगैरह बताती है। वो क्यों बताती है? ये इसका बेसिस है। हमको उस घड़ी में देखते हुए हमारे हार्ट रेट मैक्सिमम को कैलकुलेट करके कौन से ट्रेनिंग करेंगे जिससे हमारा एरोबिक अच्छा होगा, जिसमें हमारा अनएरोबिक अच्छा होगा, इस तरीके से हम ट्रेनिंग करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये एक बेसिस है। ये बेसिक जानने के बाद हम थोड़ा सा, जो मैं अभी कह रहा था, जिसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये हमारे गेम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसको जो स्पोर्ट्स साइंस के शब्दों में, वर्ड में हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। प्लायोमेट्रिक होता क्या है? प्लायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब आप जम या कुछ करेंगे, जिसको इसेंट्रिक बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था कि एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब आपका मसल शॉर्टन होता है तो उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जब आपने पहले मसल को लेंथन किया, फिर शॉर्टन किया, तो बाद में जब हम मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसको प्लायोमेट्रिक कहते हैं। प्लायोमेट्रिक मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लायोमेट्रिक माने फर्स्ट इसेंट्रिक करते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक करते हैं। इसेंट्रिक करने के बाद अगर हम कॉन्सेंट्रिक करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक में आपका पावर या आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। ये एक ट्रिक है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 स्क्वाट को मैं बताऊंगा। इसको स्टैटिक स्क्वाट कहते हैं, यानी आपने मतलब पैरेलल स्क्वाट टाइप का बैठ गया, फिर सिंपल जंप किया। ठीक है, तो ये स्टैटिक स्क्वाट है। दूसरा क्या है, आपने इसको काउंटर मूवमेंट जंप कहते हैं, यानी नीचे की तरफ पहले बैठा फिर उसके बाद जंप किया। तो नीचे की तरफ जब आप पहले बैठते हैं तो आपके जो क्वाड्रिसेप मसल है वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाती है, यानी उसका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए हम दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना हाइट जब जंप कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा जंप कर पाएंगे? काउंटर मूवमेंट में जंप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसेंट्रिक पहले आया था। तो ये एक साइंटिफिक बेसिस है प्लायोमेट्रिक का। उसी हिसाब से जब हम खेल में उसको अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि अप्रोच जंप करते हैं, तो अप्रोच जंप में भी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम पहले करते हैं। उसी हिसाब से कबड्डी में भी जंप होता है।
तो आपको अगर आपके जंप का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, बहुत अच्छे से करना है, तो आपको प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करने के लिए ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो जंपिंग परफॉर्मेंस करने के लिए। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी इसेंट्रिक ट्रेनिंग है या जिसको प्लायोमेट्रिक कहते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। अगर उसके ट्रेनिंग करना चाहिए तो किसी कोच या किसी फिजियो या किसी डॉक्टर के अंदर में करे तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, बहुत सीवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजुरी का चांस होता है। एक है जिसको बोलते हैं डोम्स। डोम्स का मतलब क्या होता है? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, यानी आज मैंने एक्सरसाइज किया और कल मुझे लेग पेन हुआ है, तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। क्योंकि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि मैंने बताया, उसमें मसल खींच देता है। तो जब मसल खींचता है तो मसल का फोर्स इतना ज्यादा जनरेट होता है कि थोड़ा हल्का हल्का मसल के जो अंदर का जो फाइबर है वो हल्का हल्का ब्रेक होने लग जाता है। ओके, तो ब्रेक होने से क्या होता है कि हमको थोड़ा पेन फील होता है ना। तो उस पेन में, जैसे कि आपने बोल दिया हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे दिया तो कल पेन किलर खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेन किलर वगैरह नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो जो पेन है, वो जो डोम्स है, इट में लीड टू हाइपरट्रोफी। मसल का जो हाइपरट्रोफी है, मसल का जो बिल्डअप है, वो उसी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अगर किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो तो बहुत सारा पेन किलर मतलब दे देंगे। तो इसी हिसाब से आपको एक स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब होते हुए हम एक जाते हैं बायोमैकेनिक्स के एक कंसेप्ट है, सिंपल बायोमैकेनिक के मैं कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ये जो है, ये मैं हूँ, हम लोग ने एक जांच किया था थोड़ा सा। ये सब कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पे, और बाइसेप मसल का मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाइसेप कर्ल, और उसमें यहाँ पे EMG इलेक्ट्रोड है। ये सब थोड़ा सा साइंटिफिकली है, मगर मोटा मोटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ताकत है, फोर्स है, वो एंगल डिपेंडेंट होता है। यानी आपने आपके बाइसेप को एक एंगल में रख करके आप करेंगे तो उसका ताकत अलग होगा, दूसरे एंगल में करेंगे तो उसका ताकत अलग अलग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ताकत है और ये अलग अलग एंगल है। फॉर एग्जाम्पल 90 के एंगल में हम रखेंगे तो उसका सबसे ज्यादा ताकत होगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में ऐसे कोच, अगर आपको किसी कबड्डी प्लेयर या आपके प्लेयर को ट्रेनिंग देना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना है, तो उसका बेसिस मैंने बताया। तो कैसे ट्रेनिंग देना है मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं, तो बाइसेप कर्ल में क्या होता है, हम तो एक ही वेट लेते हैं। मगर मैंने ये ग्राफ अभी जो दिखाया था, ग्राफ, उसमें क्या था कि हमारी जो क्षमता है, हमारे मसल की जो क्षमता है, वो क्षमता एंगल में अलग अलग होता है। मगर हमारे बाइसेप कर्ल में तो क्या हो रहा है, हर एंगल में हमने एक ही वेट को उठा रखा है। इसका मतलब है कि हमने बहुत ज्यादा वेट ले लिया, तो हो सकता है कि इस एंगल में हमारी क्षमता कम था तो इंजुरी यहां हो जाए, मगर इस एंगल में तो ये मसल को ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करेंगे। क्यों? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एक आपको ट्रेनिंग के एक प्रिंसिपल आपको पता होगा जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी उस मसल को डेवलप करना है तो आपको उस मसल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकली एडिक्वेट स्टिमुलस देना पड़ेगा, तभी वो डेवलप होगा। अगर मान लो कि ये एक मसल है, इस मसल का पूरा रेंज है, तो ये इस जगह पे हमारी क्षमता कम है, इस जगह ज्यादा है। तो अगर क्षमता कम है और हमने ज्यादा वेट दे दिया तो यहाँ पे इंजुरी हो जाएगी, और मगर यहाँ पे तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एडिक्वेट स्टिमुलस मिलेगा नहीं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग मेथड यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे रबर इस्तेमाल कर सकते हैं या चेन टांग सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे जो कर्व है, ये एक सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज का होता है। एक्सरसाइज में भी आपको पता होगा कि मल्टी स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज होते हैं, मल्टी जॉइंट, अलग अलग जॉइंट को लेकर। जैसे कि ये देखो, ये एक्सरसाइज है, ये एक स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारा मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व है। उस एक्सरसाइज में इस तरीके का जो है वो ग्राफ इस तरीके से आता है। यानी हमने एक्सरसाइज चालू हुआ तो हमारी क्षमता कम था, मगर जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ाया तो क्षमता बढ़ गई। एग्जाम्पल के तौर पर बेंच प्रेस के शुरू में आपका क्या होगा, आपको मुश्किल लगेगी क्योंकि आपकी क्षमता कम है ना, आपकी मसल प्रोड्यूस फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मगर जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और वही चीज हमारे स्क्वाटिंग में भी होता है, स्क्वाट में भी है। तो इसमें देखिए, इसमें हम चेन इस्तेमाल करने का जो कंसेप्ट है वो कैसा है। अब देखिए, आपने चेन इस्तेमाल किया, इसमें देखिए चेन यहाँ पे टांगा हुआ है बेंच प्रेस में। शुरू में क्या था, नीचे था, तो चेन क्या जमीन में लटका हुआ है, यानी चेन का वजन का कौन ले रहा है,
कोई नहीं ले रहा, चेन के वजन जमीन ले रहा है। और जैसे जैसे आपने उठाया, ऊपर उठाया, तो चेन क्या है, हैंग हो गई ना, हैंग हो गई, तो चेन ग्रेविटी की वजह से चेन का वजन आ गया। इसका मतलब है कि नीचे के इसमें आपने वेट कम डाला, ठीक है, ऊपर में वेट ज्यादा डाला, इस हिसाब से, ताकि इंजुरी ना हो। ये देखो, शुरुआत में हम कम उठा सकते हैं, हमारे मसल का बनावट ही इस तरीके है, इसीलिए शुरुआत में हमने कम फोर्स दिया। मगर अगर वही चीज, वही कम फोर्स को हम पूरा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है मसल जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में उसका एडिक्वेट स्टिमुलस मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम चेन टांगने से क्या होगा, चेन का वजन भी जुड़ गई ना यहाँ पे, इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। वही चीज है, वही चीज बाकी एक्सरसाइज में भी होता है। जैसे कि ये देखिए, ये है लेट्स पुल डाउन, लेटिसिमस डोर्सी का जो पुल डाउन है उसमें उल्टा होता है ये। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना पुल अप वगैरह में, चिन अप वगैरह में उल्टा होता है। यानी शुरू में हमारी बहुत ताकत होती है, मगर जैसे जैसे हमने ऊपर गया तो हमारी क्षमता, ताकत कम हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको, तो यानी इंजुरी, अगर मान लो किसी प्लेयर को इंजुरी है, तो आप क्या एक्सरसाइज इस तरीके से डिजाइन कर पाएंगे, आपके साइंस को जानते हुए, ताकि उसको इंजुरी ना हो, प्लस उसको ज्यादा हम स्टिमुलस ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट हुआ। तो ये सब तो एक बेसिस है। ये सब जो है आपको बस 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला चीज है, जो मैं बताना चाहूंगा, है मोटा मोटा 2 चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्लास चल रही है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम फाइबर, 2 टाइप के फाइबर होते हैं मसल के, एक होता है टाइप 1 होता है, दूसरा टाइप 2 होता है। ठीक है, तो टाइप 1 फाइबर जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, और उसका काम है इंड्योरेंस बढ़ाना, यानी हमारा स्टेमिना, मस्कुलर स्टेमिना को बढ़ाने वाला काम जो है वो टाइप 1 करती है। और टाइप 1 जो है, ये टाइप 1 जो है शुरू में जब हम कोई भी वजन उठाते हैं तो शुरू में टाइप 1 काम आती है। ये टाइप 1 है, ये हाई है। अब जैसे जैसे हमें लोड बढ़ाती जाएगी तो टाइप 2 आएगी। ठीक है, इस ग्राफ का मतलब वही है पूरा। बाकी जो लिखा हुआ है डिटेल में उसे जानने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसके आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे वजन बढ़ती है, जैसे जैसे हमने वेट बढ़ाया, तो कौन सा फाइबर बाद में आएगी, टाइप 2 आएगी। टाइप 2 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइप 2 जो है, अगर आपका मसल हाइपरट्रोफी करना है, मसल को फुलाना है ना, मसल का फोर्स बढ़ाना है, मसल की जो क्षमता है ज्यादा उठाने वाला, या स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो आपके टाइप 2 को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि टाइप 1 तो क्या है, टाइप 1 का क्या काम है, टाइप 1 का काम है ज्यादा स्ट्रेंथ ना होते हुए, यानी कम स्ट्रेंथ को हम लंबे समय के लिए काम हो। 2 चीजें देखिए, एक बहुत ज्यादा वजन उठाना, दूसरा कम वजन उठाना मगर लंबे समय के लिए रहना। ठीक है, तो जो लंबे समय के लिए रहने वाला क्षमता है वो टाइप 1 कराती है, और जो बहुत ज्यादा ताकत करती है वो टाइप 2 कराती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर मैं इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, देखिए बाकी सब, स्ट्रेचिंग हुआ, ये सब बाकी सब के कंपेयर में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो स्पोर्ट्स इंजुरी को कम करती है। कितना, 69% तक कम कर सकती है। अगर आपने लगातार आपके जो प्लेयर के ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपने इनकॉर्पोरेट किया, तो आपके जो प्लेयर को इंजुरी होने की क्षमता है वो कम हो जाती, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा हो गया। ये हम लोग ने अलग अलग स्टडी किया तो हॉकी वगैरह में, तो उसका डाटा है, पब्लिश है। ये सब हम टेक्निकल बात में करेंगे। तो अभी तो मोटा मोटा व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द कंसेप्ट। ठीक है, वही चीज तो मैं आपको फिर दोबारा मैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग का एक दोबारा कंसेप्ट की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज ग्रेडिंग कैसे करते हैं हम मान लो कि किसी प्लेयर को हम एक्सरसाइज ग्रेड करना चाहिए, यानी माइल्ड एक्सरसाइज देना है या सीवियर एक्सरसाइज देना है, मॉडरेट एक्सरसाइज, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज बताया था कि हार्ट रेट के हिसाब से करते हैं, मगर और अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना है तो किस वजन को हम माइल्ड बोलेंगे, किसको मॉडरेट बोलेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने क्या बताया था अभी, टाइप 2 फाइबर होता है। टाइप 2 फाइबर जो है वो हाइपरट्रोफी यानी फुलाने में, मसल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कब एक्टिवेट होता है, हाई लोड में होता है। ठीक है, और टाइप 1 फाइबर कब होता है, कम लोड में होता है। तो यानी अगर हम को एक ऐसा एक्सरसाइज कोच साहब एक ऐसा एक्सरसाइज डिजाइन करना चाहते हैं जो टाइप 2 को ज्यादा टारगेट करना है या टाइप 1 को करना है, तो किस हिसाब से डिजाइन करेंगे, तो उसी हिसाब से बताने के लिए एक मोटा मोटा एक गाइडलाइन है।
उसी गाइडलाइन में मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हार्ट रेट के हिसाब से लिया है ना, तो यानी अगर मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट 57% से कम मैक्सिमम हार्ट रेट में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको वेरी लाइट बोलेंगे। ये एरोबिक एक्सरसाइज की बात हो रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है, ये एक टर्म है जिसको 1RM कहते हैं, है ना, ये एक साइंटिफिक टर्म है, मैं इसको समझाऊंगा। मोटा मोटा जो साइंटिफिक डिफिकल्ट टर्म है उसको आप ज्यादा करने की जरूरत, मगर क्योंकि स्पोर्ट्स एक कटिंग एज साइंटिफिक हो गया है, इसीलिए आपको स्पोर्ट्स साइंस के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है, जानना ही जानना है, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट। जो बाहर का जो फॉरेन कंट्री वो उसका स्पोर्ट्स साइंस बहुत हाई फाई है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। क्लियर? तो इसीलिए 1RM का मतलब क्या है, 1RM का मतलब है रिपीटेशन मैक्सिमम कहा जाता है RM को, है। RM का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन मैक्सिमम। 1RM का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा वजन है, एक ऐसा वेट है, मैं एक ही बार उठा पाता हूँ पूरा फॉर्म प्रॉपर। जैसे कि मान लो कि आपको किसी वजन को उठाना है ना, बारबेल को उठाना है, तो आपने एक ही बार उठा पाओगे, आप उसको दोबारा नहीं उठा पाएंगे, यानी इतना वजन होना चाहिए। दूसरा, और उठा पाए तो इस तरीके से उठाना चाहिए कि आपको जो एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करते हुए उठा पाओगे, तो उस वजन को 1RM कहती है। ठीक है, तो मेरा 1RM हो सकती है 90 केजी हो सकता है, 150 केजी हो सकता है। ठीक है, अब देख जैसे जैसे RM बढ़ती है, जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया कि 5RM क्या होता है, यानी एक ऐसा वजन जो आप 5 बार उठा पाएंगे। तो 5 बार उठाने के लिए तो आपको वजन कम होना पड़ेगा ना, अगर वजन कम होगा तभी तो आप 5 बार उठा पाएंगे। इसीलिए RM, जितना ज्यादा RM बढ़ती है उतना वजन कम हो जाती है, और जितना RM कम होता है उतना वजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम 1RM, मान लो कि मेरा 100 है, 100 केजी में एक ही बार उठा पाऊंगा, तो वो जो 100 केजी है मेरे लिए 1RM हो गया। तो 1RM के अगर मान लो कि मैंने 85% 1RM का, यानी 85 केजी, क्योंकि मेरा 1RM तो 100% था मान लो, तो 85 केजी अगर मैं उस वजन के उठा के एक्सरसाइज करता हूँ, उस एक्सरसाइज को हम मैक्सिमल एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक है, अगर 50 से कम है तो उसको लाइट एक्सरसाइज कहेंगे। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज का ग्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको डिटेल में जानने के लिए हमने एक किताब भी, एक शॉर्ट एक बनाया था UGC के थ्रू, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के ऊपर। ये फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है और सरकार की तरफ से था, तो डिटेल के लिए आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा जानने के बाद यहाँ पे हम एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आते हैं। जिम है तो जिम में तो बहुत सारा मशीन भी होगा, है ना, बिना मशीन के भी आप कर सकते हैं, डंबल, सिंपल डंबल से भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आता है कि आपको एक्सरसाइज करना है तो कौन सा करना है, फ्री वेट से करना है या मशीन से करना है। तो ट्रेडिशनली हमेशा जो इम्पोर्टेंट है कि हमेशा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जनरली फ्री वेट एक्सरसाइज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब आप डंबल उठाते हो तो क्या केवल डंबल उठाने वाला बाइसेप मसल ही काम नहीं कर रहा है, आपका पूरा बाकी मसल, आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट, आपकी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए बाकी मसल भी काम कर रहा है, और वो ज्यादा फंक्शनल होता है। फंक्शनल माने स्पोर्ट्स में हम ज्यादा सिमिलरिटी होता है, इसीलिए फ्री वेट मसल को हम ज्यादा एक्सरसाइज को ज्यादा करते हैं। मगर जो मशीन है, बहुत सारा एडवांस मशीन डेवलप, जैसे कि ये जेवलिन थ्रो के लिए बनाया गया, उसी हिसाब से कबड्डी के लिए भी वी कैन ऑल्सो मेक, है ना, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो है वो इंजुरी कम कर आती है। मान लो किसी को इंजुरी हो गई, तो इंजुरी होता है तो हम धीरे धीरे जब हम फील्ड में लाते हैं प्लेयर्स को, तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मशीन बेस्ड एक्सरसाइज कराते हैं ताकि ज्यादा लोड ना हो इधर उधर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने जो अभी जो समझाया था RM और रिपीटेशन के बीच में, रिपीटेशन माने कितनी बार आप उठा पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। 100% RM यानी 1RM तो एक ही बार उठा पाएंगे, तो इस हिसाब से आप एक्सरसाइज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आप चाहते हो कि आपके जो प्लेयर है वो आप ट्रेनिंग डिजाइन करना चाहते हो, एक कितने में 90% ऑफ RM है, यानी 0.9 RM है। ठीक है, तो आपको वजन इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो प्लेयर है वो केवल 4 बार ही उठा पाएगा। देखो 4 लिखा है ना, तो इस हिसाब से दोनों से मोटा मोटा आप RM और रिपीटेशन के बीच में इस टेबल से आप देखते हुए आप एक्सरसाइज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कौन सा एक्सरसाइज पहले करना चाहिए,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक्सरसाइज है ना, कौन सा एक्सरसाइज पहले करना चाहिए, तो क्योंकि एक्सरसाइज के सीक्वेंस भी तो इंपॉर्टेंट है नियम के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द वार्म अप को छोड़ के नियम के हिसाब से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, जो स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज है, मल्टी जॉइंट जिसमें अलग अलग मसल, अलग अलग जॉइंट जो शामिल होते हैं वो एक्सरसाइज पहले करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल एक्सरसाइज हम बाद में करते हैं। अगर हमने उल्टा कर दिया, पहले सिंपल एक्सरसाइज कर लिया और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज बाद में करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज बाद में करेंगे तो इंजुरी का चांस हो सकता है, फैटिक, इतना थकान हो जाएगी आप वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज के सीक्वेंस होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए इसमें इस है ना, सबसे पहले बेंच प्रेस किया तो इस तरीके से एक्सरसाइज का सीक्वेंस होना चाहिए, ये किया, फिर उसके बाद लास्ट में ये एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है रिलेटिवली, इसलिए लास्ट में ट्राइसेप एक्सटेंशन, इसको ट्राइसेप एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, तो ट्राइसेप एक्सटेंशन हम बाद में करेंगे। अगर हमने उल्टा कर दिया तो ट्राइसेप एक्सटेंशन पहले कर दिया, फिर उसके बाद बेंच प्रेस आते आते क्या होगा, देखिए आपका रिपीटेशन कम हो गई, यानी कितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेंच प्रेस मैं सबसे पहले बेंच प्रेस को करूंगा तो मैं हो सकता है 9 बार मैं बेंच प्रेस कर पाऊंगा, ठीक है। अगर वही बेंच प्रेस को आप सबसे आखिरी में करेंगे तो देखिए केवल 8 से भी नीचे बार आप कर पाएंगे। तो यानी आपका जब एक्सरसाइज करते समय एक्सरसाइज का सीक्वेंस है वो इस तरीके का रखना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है वो पहले करना चाहिए और जो सिंपल एक्सरसाइज है वो थोड़ा बाद में करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल है मगर ये जानना जरूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको जानने के बाद हम थोड़ा सा गाइडलाइन में बताना चाहूंगा कि कोच साहब है वगैरह है कि आप कौन से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किस हिसाब से हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाइडलाइन दिया। फॉर एग्जांपल ACMS का मतलब होता है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, NSCA का मतलब होता है नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी के लिए तो ये ACSM वाले को ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम है। हमको कंसेप्ट जानना, जो नंबर को हमको याद नहीं रखना है, हमको हमारा पर्पस क्या है स्पोर्ट्स साइंस जानने का, हमारा पर्पस ये है कि ये नंबर कैसे आया, हम अपने मन से कैसे बना सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर तो भूल सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप अगर आपका जो एम है स्ट्रेंथ, अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो आपका एक्सरसाइज इस तरीके का होना चाहिए कि एक्सरसाइज R1 RM, यानी मैंने बताया था ना 1 RM के बहुत नजदीक होना चाहिए, यानी 85 मोर देन 85% 1 RM होना चाहिए, यानी आपका लोड जो है वो बहुत ऊपर होना चाहिए, बहुत वजनदार होना चाहिए, और उसका जो रिपीटेशन जो है वो 6 से कम होना चाहिए। यानी वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप रिपीट पे नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक्सरसाइज जो है इस तरीके से रखना। और दूसरा जो अलग अलग सेट है ना, 2 से 6 सेट हम कर सकते हैं, और रेस्ट इंटरवल एक सेट और दूसरे सेट के बीच में जो रेस्ट इंटरवल है वो लंबा होना चाहिए। लंबा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हम टाइप 2 फाइबर को टारगेट कर रहे हैं। मैंने बताया था टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 माने जो स्ट्रेंथ को डेवलप कर सके, मगर टाइप 2 का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टाइप 2 लंबे समय तक काम नहीं कर पाता क्योंकि उसमें एंडुरेंस, स्टेमिना का क्षमता कम होती है। क्योंकि स्टेमिना कम होती है तो क्या होगा, उसमें फैटिक जल्दी हो जाएगी। इसीलिए हमको रेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो फैटिक ना हो। हम टाइप 2 को टारगेट कर रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो सके। मगर मान लो कि आपको इंडुरेंस डेवलप करना है, यानी आपने कम वजन उठाते हुए उसको लंबे समय तक आपको उठाना चाहेंगे, तो क्या होगा, हम टाइप 1 को टारगेट करेंगे। टाइप 1 को टारगेट करेंगे तो हम लोड कम उठाएंगे, यानी 67% से कम लोड उठाएंगे। उसका रिपीटेशन 12 बार रिपीटेशन, जिम में हम नॉर्मली जो करते हैं ना 12 बार रिपीटेशन, तो रिपीटेशन करेंगे 2 to 3 सेट में हो सकता है। और एक सेट और दूसरे सेट के बीच में रेस्ट नहीं देना चाहिए, बहुत कम रेस्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि फैटिग हो, क्योंकि टाइप फैटिग हो जाएगा तो टाइप 2 तो चला गया, टाइप 1 रह गया ना। तो टाइप 1 को हम सेलेक्टिवली टाइप 1 को टारगेट करना है तो हम दोनों के बीच में रेस्ट इंटरवल कम देना पड़ेगा ताकि हमारे एंड्योरेंस हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको समझ गया। अब आपके खेल में क्या होगा, कबड्डी में स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए आपको। स्ट्रेंथ, वी रिक्वायर स्ट्रेंथ आल्सो, एंड्योरेंस आल्सो, मस्कुलर एंड्योरेंस भी चाहिए और पावर भी चाहिए, एक्सप्लोसिव पावर। पावर मतलब क्या होता है, व्हाट इज पावर? पावर माने आप रेट ऑफ वर्क डन, यानी आप कितने जल्दी काम कर पाते हैं, है ना। एक टाइम का फैक्टर आ जाता है पावर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भागना होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है।
तो यानी आपको ट्रेनिंग देना है तो इस तरीके से ट्रेनिंग देना है, एकदम बहुत ज्यादा इंडोरेंस को भी हम कंसंट्रेट ना करते हुए, स्ट्रेंथ को भी ना करते हुए, वी कैन डू डेवलप इन दिस रेंज, इसी रेंज में हमको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक टर्म। तो इसी हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, ये लास्ट वो है, ओवरव्यू है। इसके अलावा भी बहुत सारा और है स्पोर्ट्स मेडिसिन का टॉपिक, हम बात करेंगे। तो वही चीज मैं बताना चाहूंगा परफॉर्मेंस और रिपीटेशन के बीच में, क्योंकि रैप हम ज्यादा रिपीटेशन को बात करते हैं। अगर रिपीटेशन जो है 15 से ज्यादा हम रिपीटेशन कर पा रहे हैं वजन कम लेकर के, तो हम क्या टारगेट कर रहे हैं, हम इंडोरेंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम 1 से 6 से कम हम रखते हैं तो हमारा वजन, जो हमारा फोर्स है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। हम क्या टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को टारगेट कर रहे हैं। और दोनों के बीच में करेंगे तो हम डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस को टारगेट कर रहे हैं या सब मैक्सिमल इंडोरेंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम, ये एक गाइडलाइन है, और मगर ये गाइडलाइन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर प्लेयर अलग अलग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। यानी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से अलग होता है, यानी हर प्लेयर के लिए आपको ये गाइडलाइन अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको यू हैव टू ट्रेन लाइक दिस। सेम वे ये हमारा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी वाला जो ई पाठशाला ने यूजीसी ने स्पॉन्सर किया था, वही वाला है। डिटेल्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप मोटा मोटा जानने के बाद थोड़ा सा एडवांस में आते हैं। ये सब तो ठीक है, एडवांस क्या है, दुनिया में क्या हो रही है, हमको क्या जानना है। तो इसमें हम आते आते, एक जो कोच साहब है हमारे, तो वो हमको बहुत पूछते हैं कि बच्चों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए बच्चों में, और बच्चों में कराना है तो कितने उम्र से हमको ट्रेनिंग का मतलब चालू करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों में आपका जो कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो कंसेप्ट है, 7 साल से कम है बच्चों में, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम क्या रहेगा, हमारा मेन एम है एक्सरसाइज के टेक्निक में ध्यान दीजिए आप। प्रॉपर टेक्निक में वजन वेट उठाना है तो प्रॉपर वेट से उठाना है, तो इसको टेक्निक में ध्यान देना चाहिए बच्चों में, ठीक है। यानी प्रॉपर टीच एक्सरसाइज टेक्निक 7 साल से कम है तो है। इसी हिसाब से उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसी हिसाब से हमको 16 साल या 16 ईयर से ऊपर है तो हम धीरे धीरे करके हम उसको एडल्ट के जैसे कि एडल्ट को हम ट्रेनिंग देते हैं, इस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। मगर बच्चों में क्या करना चाहिए, वॉल्यूम को कम, वॉल्यूम माने एक्सरसाइज कितना ज्यादा कर रहे हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो उसको कम रखना चाहिए। इसी हिसाब से ये तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हो गया। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में भी क्या होता है कि कई जो हमारे कोच साहब है, वो स्टूडेंट को मतलब रनिंग करा देता है, वो भी उम्र के हिसाब से देना चाहिए, ये एक गाइडलाइन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैराथन के जो 42.2 किलोमीटर जो हम मैराथन में भागता है, वो जनरली 18 साल के बाद करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा जो उनका शरीर जो है कोप अप नहीं कर पाता। तो अगर मान लो कि हाफ मैराथन करना है तो 15 से 16 उम्र में कर सकते हैं, उससे नीचे तो आप उतना डिस्टेंस को टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइन नहीं करोगे तो आप क्या होगा, आपने टेक्निक को ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, टेक्निक को ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है बच्चों की इंजुरी हो जाए, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि ग्रोइंग फेस होता है, हड्डी जो है वो ग्रोइंग फेस होता है, उसमें ग्रोथ प्लेट करके एक चीज होता है, वो अगर वहां डैमेज हो गया तो हो सकता है ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, और बाकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, घुटने के नीचे में प्लेयर लोग बहुत पेन है, जो यंग प्लेयर रहते हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो उसमें पेन वो मतलब वो बताते हैं। तो यानी दिस आर डिफरेंट बीमारियां हो सकती है। तो अल्टीमेटली उसको कम करना है तो हमको क्या ध्यान देना चाहिए, बच्चों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो एकदम बच्चों में हमको टेक्निक में ध्यान देना चाहिए। दूसरा, स्पोर्ट्स को एज ए एंजॉयमेंट के रूप में आपको देना चाहिए, ना कि एज ए पनिशमेंट, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइन हो गया। तो ये भी बहुत कॉमन टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको टच किया, क्योंकि कोच साहब ने मुझे स्पेशली बोला था। देन थोड़ा सा एक्सरसाइज के टेक्निक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज किस तरीके से करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, मगर कई बार क्या होता है कि हमको आप एक कोच है तो आपको पता होना, या आप एक प्लेयर है तो आपको प्रॉपर, जैसे क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रॉपर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर टेक्निक होता क्या है ये जानना भी तो जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्क्वाटिंग वाला, तो इसीलिए मैंने ये इसको लिया है। तो प्रॉपर टेक्निक को कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये दोनों स्लाइड को देखते हैं। नीचे में आया तो क्या होगा, देखो कितना अच्छे से स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, चेस्ट को बाहर रखते हुए कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है
व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देखो टर्निंग हो, इसको बट विंग कहते हैं। बट विंग एक साइंटिफिक टर्म है, बट विंग। बट विंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो कमर जो है पूरी तरह से स्ट्रेट ना हो और आपका जो पेल्विस है, हड्डी पेल्विस जो है वो क्या है, थोड़ा सा टर्न हो जाता है, देखिए, है ना, तो टर्न हो जाए, इसमें इंजरी का चांस होता है, स्पाइन में इंजरी का चांसेस हो सकती है। और ये क्यों हो सकता है, तो आप एज ए कोच आपने देख लिया कि आपने प्लेयर जब आपने वेट ट्रेनिंग करते समय इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये मोस्टली क्यों होता है, यहाँ का जो एंकल का जो हमारा डोर्सिफ्लेक्शन है, जिसको बोलते हैं ऊपर की तरफ ले जाना, एंकल को, है ना, एंकल को ऊपर की तरफ, वो हो सकता है कि ऊपर की तरफ ठीक से ले जा नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि एंकल का मोबिलिटी अच्छे से बढ़ जाए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या कौन सा मसल रहती है, यहाँ पे एक मसल रहती है जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग अगर बहुत टाइट है तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ खींच देगा, बट विंग हो जाएगी। तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करना, या हैमस्ट्रिंग कमजोर है तो हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर टेक्निक जानने से उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। सेम चीज कई बार क्या होता है कि जब हम वेट उठाते हैं तो क्या होगा, चेस देखिए, चेस हमेशा ऊपर होना चाहिए और बट जो है पीछे का पोर्शन है वो फॉलो करना चाहिए। अगर बट पहले उठाया इस तरीके से हो गया तो क्या होगा, देखिए देखो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे बैक में, बैक में इंजुरी हो सकता है, ठीक से आपने नहीं किया। इसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्क्वाट। गुड मॉर्निंग स्क्वाट एक प्रॉब्लम है जिसको हमको ठीक करना है, जैसे कि बट विंग एक प्रॉब्लम है जिसको हमको ठीक करना है। तो इसी हिसाब से गुड मॉर्निंग स्क्वाट जो है ये प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए आपको कम वजन से पहले प्रॉपर एक्सरसाइज दे करके आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जिम में जब हम ट्रेनिंग देते हैं या कोच साहब ट्रेनिंग देते हैं प्लेयर को, हम कहते हैं कि जब अगर मान लो किसी प्लेयर को घुटने में प्रॉब्लम है, किसी पैर में कमर में प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरसाइज किस तरीके से चेंज करेंगे ताकि उसका प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए, सामने की तरफ जब हम फ्रंट स्क्वाट करते हैं और घुटना ज्यादा मोड़ते हैं तो घुटने में ज्यादा प्रेशर आ सकता है, ठीक है, तो घुटने में ज्यादा प्रेशर आ सकता है, और तो इसीलिए ये जो पोजिशन है हम जनरली अवॉइड करते हैं। या घुटना जो है अगर आपके टो से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होता है घुटने में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो उस कंडीशन में उस प्लेयर को हम ये एक्सरसाइज हम थोड़ा सा नहीं देंगे, इस एक्सरसाइज से जगह पे हम कुछ और इसमें मॉडिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल बैक स्क्वाट करेंगे, है ना। अब मान लो कि किसी को कमर में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, ये एक्सरसाइज हम जनरली नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा यहाँ होता है। तो इसी हिसाब से हम आपके नॉलेज, एक्सरसाइज के टेक्निक के नॉलेज होने से आप एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके यू कैन डू लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक नॉलेज है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से वही चीज जो है, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं साई में एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर था, तो उसमें अच्छे से उनने स्क्वाट ये जो है डेड लिफ्ट अच्छे से नहीं कर पाया, तो फटाक से कमर में प्रॉब्लम हो गई। तो उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, तो प्रॉपर टेक्निक, करेंट टेक्निक होना चाहिए। अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारे स्पाइन में कर्व होगा, तो स्पाइन में प्रेशर पड़ सकता है, जिसके कारण इंजुरी भी हो सकती है। इसीलिए आपको प्रॉपर टेक्निक जानना जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जानते हुए आप एक चीज बहुत पूछते हैं कि हम सांस कैसे ले, एक्सरसाइज करते समय कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस रोकना है, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लेते हैं तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज लेते हैं, तो इनहेल लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं, फिर ब्रेथ होल्ड, हल्का सा ब्रेथ होल्ड करके ऊपर की तरफ, यानी वजन उठाते समय हल्का सा ब्रेथ होल्ड करते हैं, ताकि स्पाइन को हम प्रोटेक्ट कर सके, है ना। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। एब्डोमेन के जो, जैसे कि आपने देखा होगा वेट लिफ्टर लोग, जो पावर लिफ्टर लोग क्या होते हैं, एक एब्डोमिनल सपोर्ट बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, इसीलिए बांधते हैं ताकि हमारे एब्डोमेन में जो प्रेशर है वो बढ़ जाए। प्रेशर बढ़ने से क्या फायदा है, प्रेशर बढ़ने से हमारे स्पाइन को सपोर्ट मिल रहा है, स्पाइनल सपोर्ट मिल रहा है। देखिए अगर हमने बेल्ट नहीं बांधा तो इतना तक प्रेशर जा रही है, बेल्ट बांधने से इतना तक जा रही है, और ये क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना स्पाइन का सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये ट्रेनिंग देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार क्या होता है, सांस रोक देते हैं, सांस रोकने से भी प्रेशर बढ़ जाती है, और एब्डोमेन का एक्सरसाइज, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज कहा जाता है जिसको, उसको करने से भी प्रेशर बढ़ जाती है, जो हमारे स्पाइन को हेल्प मिलता है। मगर एक प्रॉब्लम है, किसी ने मान लो कि बहुत ज्यादा सांस रोक लिया, किसी ने बहुत कुछ कर लिया, तो क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, ये जानना जरूरी है। तो अगर मान लो कि आपने कुछ ज्यादा ही वेट सांस रोक लिया,
ब्रीदिंग, है ना, और वाल्साल्वा करके एक टेक्निक होता है जो वेट लिफ्टर लोग, हम वजन को ज्यादा उठाने के चक्कर में हम करते हैं, अगर वो कर लिए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक एग्जांपल है, इसको समझाने के लिए मैंने यूज किया है। ये ब्लड प्रेशर है, हमारी ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे होता रहता है ना, आपको पता है ब्लड प्रेशर दो होता है, ऊपर में एक होता है नीचे में होता है। ऊपर वाला माने ये जो है ना, ऊपर वाला है, नीचे वाला ये नहीं। ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर ऐसे जाता है। जब हमने सांस रोका इस टाइम पे वाल्साल्वा किया तो क्या होगा, नॉर्मली प्रेशर बीपी बढ़ जाती है फटाक से, और मगर वो बीपी हल्का सा फिर कम होने लग जाता है। फिर जैसे आपने छोड़ दिया, वाल्साल्वा करना छोड़ दिया, तो बीपी क्या होता है, फटाक से गिरता है, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल आम इंसान में होता है अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर ना ले तो। ठीक है, मगर मान लो कि आपने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया तो प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया और बहुत लंबे समय के लिए, ये तो केवल 15 सेकंड के लिए हुआ है, 15 सेकंड में ऐसा हो रहा है। जो 15 सेकंड में ऐसा हो रहा है, अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए और बहुत ज्यादा ताकत से कर लिया तो ये जो प्रेशर है, बीपी है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ मोमेंट के लिए हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और आपने छोड़ दिया तो कि देखिए बीपी कम हो गई ना, क्योंकि आपके ब्रेन को, दिमाग को चाहिए ब्लड। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, कोलैप्स हो सकती है। आपने एक्सरसाइज किया और क्या है, वही के वही लुढ़क गए, वही कभी प्रॉब्लम हो गया, तो आपने गिर गया तो क्या होगा, आपके हेड इंजुरी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो इसी हिसाब से ये सब टेक्निक एज ए कोच आपको जानना जरूरी है। और नॉर्मली क्या होता है, इवन वॉमिटिंग भी हो सकती है, जिसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि स्टमक को कंप्रेस कर लेता है और वॉमिटिंग की तरह के हम वो निकल जाता है। तो यानी इस तरीके से आपको देखना चाहिए। ठीक है, ब्रेथ होल्डिंग करना है, मगर किस तरीके से करना चाहिए, वाल्साल्वा किस तरीके से यूज होना चाहिए, ये आप एज ए नॉलेज आना चाहिए और एज ए कोच आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। मगर एक और चीज बहुत पूछते हैं कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत से, क्योंकि इसमें अलग मतभेद है, इसमें बहुत लोग मतभेद, एक्सरसाइज के पहले करना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद में करना चाहिए, और एक्सरसाइज के अगर स्ट्रेचिंग करने से क्या इंजुरी कम हो जाती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हुए मैं एक बताना चाहूंगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैं साई का डॉक्टर था, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के रूप में मैंने काम किया था वहां पे। जब हमने एक किताब हैंडमेड किताब के रूप में एक बनाया था, जिसको हम लोग ने बनाए थे, ये अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो यू कैन एक्सेस दैट। तो मोटा मोटा हमको क्या जानना है, ये जानना है, स्ट्रेचिंग का भी अलग अलग प्रकार का स्ट्रेचिंग होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है, डायनामिक स्ट्रेचिंग होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसको PNF स्ट्रेचिंग कहते हैं। ठीक है, ये सब टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग को लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन होता है। हमने स्ट्रेच किया और उसी पोजिशन को 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखा, उसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। स्टैटिक यानी रखना, रुकना। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो एक्सरसाइज यानी आपके गेम के पहले बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा करने से उतना ज्यादा फायदा नहीं है, यानी आपकी इंजुरी उतना ज्यादा प्रिवेंट नहीं हो, मगर जो आपका एक्सप्लोसिव पावर है, जो आपके एक्सप्लोसिव जैसे जंपिंग एबिलिटी वगैरह, वो कम हो सकता है। तो ये एक नया फाइंडिंग है। तो साइंस ये कहती है, क्यों साइंस इसलिए कहती है, जैसे कि आपको मैंने उस वक्त समझाया था, प्लायोमेट्रिक में क्या होता है, पहले इसेंट्रिक होता है, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रिक होता है। जब आपने पहले ही लंबा स्ट्रेच करके रख लिया तो उसका इलास्टिसिटी इतना बढ़ जाता है, उसका जो प्रॉब्लम है वो रिकॉइल करने का यानी वापस आने की क्षमता कम हो जाता है, यानी वो लैक्स हो जाता है। ठीक है, और तो और उसका दूसरा, लंबे समय के लिए आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके आप रखेंगे तो उसका न्यूरोमस्कुलर, क्योंकि मसल के केवल काम नहीं करता, वो नर्व में भी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर चेंजेस होता है, जिसके कारण परफॉर्मेंस कम हो जाता है। कौन सा परफॉर्मेंस? एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस। इसलिए कोई भी एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस करने से पहले आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सीवियर स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रेचिंग करना है तो कौन सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए? डायनामिक स्ट्रेचिंग करना चाहिए, और वो एक्सरसाइज के बाद आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद एक डॉम्स करके होता है ना, डिलेड ऑन्सेट मसल सोरनेस, उसको कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये जानने के बाद वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है नहीं करना चाहिए। PNF स्ट्रेचिंग करके होता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम बाद में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेचिंग, देखिए मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर जो है ना, 100 में से 30% कम हो सकती है अगर आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग किया।
और अगर आपको स्ट्रेचिंग कैसा स्ट्रेचिंग है जो परफॉर्मेंस भी ज्यादा फर्क ना पड़े तो आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना चाहिए। अब डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, तो यानी ये सब चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रेचिंग करना, और अगर जिसमें लो जैसे कि हमारे गेम है कबड्डी, इसमें लोअर लिम्ब का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पावर जो स्ट्रेंथ एंड पावर तो हमारे क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है, और लोअर लिम्ब में स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ज्यादा नुकसानदायक है, अपर लिम्ब में उतना नहीं होता। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, ये सब साइंटिफिक बेसिस है, ये मतलब लेटेस्ट नॉलेज है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज का स्ट्रेचिंग देना है तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग दीजिए एक्सरसाइज के पहले। एक्सरसाइज के बाद में तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी तो स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये सब प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रेचिंग इस तरीके से स्ट्रेचिंग करना चाहिए कि कभी पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, और आपको एकदम स्ट्रेचिंग करना है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना है, तो एक्सरसाइज यानी आपको जो इवेंट है उसके बाद करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा मैं एक वार्म अप के एक तरीके बताना चाहूंगा कि वार्म अप करेंगे तो वार्म अप कितना करना चाहिए। वार्म अप में बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया तो क्या होगा, हमारे फेटिक हो जाए, थकान हो जाएगी, आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज के गाइडलाइन, हर चीज के रूल एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल देखिए, वार्म अप करते समय 40 to 60% ऑफ VO2 max करना चाहिए। अब ये VO2 max होता क्या है, 40 to 60%, क्योंकि हमको तो पता है हार्ट रेट के हिसाब से, क्योंकि अगर हमने घड़ी पहन लिया हार्ट रेट वाला तो हार्ट रेट के हिसाब से हम वार्म अप कर सकते हैं। VO2 max तो एक थियोरेटिकल वैल्यू है, एक साइंटिफिक वैल्यू है, जिसको प्रैक्टिकल लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से VO2 max को हम परसेंटेज हार्ट रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, मगर हम मोटा मोटा क्या करेंगे, 10 से 20 मिनट हम वार्म अप कर सकते हैं, और वार्म अप का इंटेंसिटी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। और वार्म डाउन माने एक्सरसाइज के बाद तुरंत बैठना, ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्सरसाइज आप तुरंत आपने आपका इवेंट है तो इवेंट के बाद तुरंत जाके बैठ जाना, नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत कंसेप्ट है। आप नहीं तो आपको इंजरी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको एक्सरसाइज के बाद भी कम से कम 10 मिनट के लिए 50% ऑफ VO2 max में आपको करना चाहिए, हल्का सा, ठीक है। तो ये सब चीज है। अब ये इसके बाद एक डॉम्स करके जो मैंने बताया था कि अब ये सब चीज आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले दिन तो आपको मसल पेन होगा बहुत ज्यादा। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आइस लगाना अलग होता है, आइस बात अलग होता है। आइस जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा प्लेयर आइस बात करते हैं, मगर आपको ध्यान देने वाला चीज ये है कि बहुत ज्यादा आइस बात करना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके एम जो है आपको मसल बढ़ाना है तो आइस बात ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि आइस बात करने से तो अच्छा होता है, दूम सूम थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मगर बहुत ज्यादा आपने कर लिया, बहुत सीवियर कर लिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, आपके जो मसल का जो हाइपरट्रॉफी है, मसल का हाइपरट्रॉफी, वो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में तो नहीं होता। अगर एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है, एटीन्यूएट का मतलब कम करना, यानी मसल के हाइपरट्रॉफी जो हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं वो उतना नहीं हो पाएगा, यानी नुकसान है, ठीक है। तो इसका ये सब ध्यान देना जरूरी है। अभी मैंने क्या बताया, ये सब चीज को छोड़ दीजिए, ये सब टेक्निकल चीज है। जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा वो ध्यान दीजिए। VO2 max को, जैसे मैंने क्या बताया था, 30 to 40% VO2 max एक्सरसाइज करना है। अब ये 30 to 40% ऑफ VO2 max होता क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके करेंगे, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल मेथड। कैसे, अगर मान लो कि हमको 50 to 70% ऑफ VO2 max एक्सरसाइज करना है किसी बंदे को, तो कोचेस लो है जो है, ये सिंपल एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम उसका मान लो कि 40 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसका मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल लेंगे हम, जिसको ये यहाँ पे आ गया 180 बीट पर मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब हम उसका रेस्टिंग हार्ट रेट 75, मान लो एक्सरसाइज करने से पहले सुबह उसका जो हार्ट रेट है वो 75 है मान लो, और हम 50 to 70% ऑफ VO2 max देना चाह रहे हैं एक्सरसाइज, तो उसको हम हार्ट रेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया और ये सब वैल्यू डाल दिया, तो ये 128 आ गया और ये 154 आ गया। देखिए 50 to 70% ऑफ VO2 max जो है उसको एक्सरसाइज कराने के लिए उस प्लेयर को आपको कितना 128 से 155 हार्ट बीट के बीच में एक्सरसाइज कराएंगे। देखो कितना सिंपल है, यानी जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकल लाया,
ऐसे आप ट्रेनिंग देंगे तो साइंटिफिक बेसिस में ट्रेनिंग देंगे तो आपके एडाप्टेशन भी अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इसको कार्बोनेट मेथड बोलते हैं। मैं ये स्लाइड को भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग को चाहिए हो तो बाद में रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज एक और पूछते हैं हमको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं कि पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, पहले रनिंग करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, रनिंग पहले करना चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करना चाहिए? तो ये सवाल बहुत पूछते हैं, और अगर दोनों एक साथ कर लिए तो क्या प्रॉब्लम है? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंकरेंट ट्रेनिंग। क्या होता है? इंटरफेरेंस इफेक्ट बोलते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो हमारी इंड्योरेंस ट्रेनिंग है ना, ये स्टिमुलाई है, ये मसल को जाकर के मसल को बिल्डअप करेगा। स्ट्रेंथ के बाद और बीच में जो गैप है, इसमें बहुत सारे केमिकल बॉडी के अंदर में सीक्रेट होता है, वो कराती है। वो केमिकल और इंड्योरेंस ट्रेनिंग का केमिकल अलग होता है। जब हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं बहुत लंबा लंबा, वो उसका जो केमिकल है वो जा करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले केमिकल को हटा देता है। यानी अगर आपका एम मसल को बिल्डअप करना है तो आपने बहुत ज्यादा रनिंग कर लिया, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा करने से स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसको इंटरफेरेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए दोनों को एक साथ करना बहुत नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका जो एम है पावर को डेवलप करना है, पावर माने क्या है? पावर माने जल्दी जल्दी फोर्स प्रोड्यूस करना, तो दोनों को इंड्योरेंस लंबे समय के लिए लंबा दौड़ या ट्रेडमिल में जो लंबा दौड़ है वो बहुत कम करे तो ज्यादा अच्छा है। यानी बहुत ज्यादा करोगे तो पावर डेवलप नहीं कर पाओगे, आप मसल पावर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ में भी वही है, ठीक है। और मगर अच्छी बात यह है कि जब स्ट्रेंथ हम करते हैं ना, ताकत का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जा करके इंड्योरेंस जो ट्रेनिंग है लंबे दौड़ वाला इफेक्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। यानी इंड्योरेंस जो है स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कम अफेक्ट करती है। अगर हमारा पर्पस है इंड्योरेंस को डेवलप करना तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारा मकसद है स्ट्रेंथ को डेवलप करना, तो इंड्योरेंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर दोनों ट्रेनिंग करना है तो कम से कम 3 घंटे का फासला होना चाहिए दोनों के ट्रेनिंग में, तो ज्यादा अच्छा है। और अगर कौन सा ट्रेनिंग करे तो ज्यादा अच्छा है? जो लंबे समय के लिए लंबा दौर है उसको करने से अच्छा है हम जिसको HIIT बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, या SIT बोलते हैं। SIT को क्या नाम है? स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे कि साइकिलिंग में जो हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं वो करें तो ज्यादा अच्छा है। वो अगर ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आपका एम है इधर करना है तो आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कबड्डी में क्या करना है? कबड्डी प्योरली इंड्योरेंस गेम नहीं है, लंबा दौर नहीं है। तो एकदम लंबा दौर में आपने ध्यान दे दिया तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि कबड्डी में आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मसल का स्ट्रेंथ चाहिए, मसल का इंड्योरेंस चाहिए, मसल पावर चाहिए। मसल इंड्योरेंस पावर स्ट्रेंथ को आप नेगेटिफाई हो जाएगी। आपने लंबा बोल दे के एक प्लेयर को जाओ दौड़ के आओ, बहुत लंबा दौड़, वो ठीक नहीं है। कबड्डी में आपको क्या ध्यान देना चाहिए? आपको ध्यान देना चाहिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ना कि लंबा दौड़। लंबा दौड़ ठीक है करा सकते हो कभी कभार क्रॉस ट्रेनिंग के रूप में, जैसे कि स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, वो ज्यादा कराना ज्यादा अच्छा है। एकदम लंबे समय के लिए टाइम वेस्ट करना, वो टाइम भी वेस्ट होगा, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कम हो जाए, परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कौन सा ट्रेनिंग देना चाहिए? आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग देना चाहिए, और स्पेशली साइकिलिंग में हाई इंटेंसिटी कराए तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आपके स्ट्रेंथ और पावर डेवलप करना है तो, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा गाइडलाइन है, इसी हिसाब से आपको करना चाहिए। ओके। तो ये होने के बाद मैं थोड़ा सा हाई फाई चीजों में मैं लाऊंगा इसको, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा हाई फाई है क्योंकि आपको जानना जरूरी है, आप इंडिया में हैं और हमको compete करना है फॉरेनर से जो एकदम हाई फाई साइंस से रिलेटेड है। उनसे compete करने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, जिसको एक नया जो आते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग। हमारे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एक बांध देता है, हाथ में बांध देता है, पैर में बांध देता है, ताकि ब्लड जो है, क्योंकि 2 टाइप का ब्लड होता है, एक हार्ट से जो मसल की तरफ जा रही है जिसको आर्टेरियल फ्लो बोलते हैं, आर्टरी जो जाता है। दूसरा होता है वीनस माने मसल से हार्ट की तरफ जाना, वापस जाना। तो आपने क्या किया, एक बांध दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज जो आप बांध रहे हैं इस तरीके से बांधना चाहिए, उसका ताकत इतना होना चाहिए कि आपका आर्टरी सप्लाई यानी हार्ट से मसल की तरफ जा रहे हैं उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मगर मसल से हार्ट की तरफ जा रही है वो ना हो, वीनस रिटर्न ना हो। इस तरीके से आपको बांधना चाहिए, और बांध करके आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप में ज्यादा फायदा होगा। यानी
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, टाइप 2, मैंने क्या बताया था, टाइप 2 फाइबर को लाने के लिए हमको ज्यादा वजन उठाना पड़ता है था ना। अब आपने ये एक्सरसाइज कर लिया तो कम वजन में भी टाइप 2 फाइबर एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? बॉडी को कंफ्यूज करा रहे हो आप। बॉडी लगेगा कि आपके शरीर को क्या लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जबकि आप कम उठा रहे हो। और मेहनत कैसे लगा रहे हो? ये बांध के। ये बांधने से क्या होगा, वो जो केमिकल्स वगैरह जो उसी मसल में रह जाएगी है, वो वापस नहीं जाएगा। तो क्या वो मसल को ऐसा लगेगा कि जैसे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर आपने एक्चुअली कम एक्सरसाइज किया, मगर फायदा ज्यादा है ना। तो ये कंसेप्ट जो है अप्लाई करते हैं ब्लड फ्लो। ये कब होता है? जैसे कि इंजुरी हो जाता है कहीं, जिसमें वजन ज्यादा उठा नहीं पाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कितना 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 तक प्रेशर देना चाहिए उसके लिए आप एक सिंपल पल्स से भी ले सकते हैं, है ना। आपने यहाँ पे बीपी वाला जो है यहाँ पे बांध दिया और आपने प्रेशर बढ़ाते जाए, और जिस तरीके का बढ़ाते जाए कि आपका पल्स फील करना, महसूस करना बंद हो जाए, तो वो प्रेशर को आप नोट कर। मान लो कि मेरा 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी में बंद हो गया, अगर मेरे को अपर बॉडी में ट्रेनिंग देना है, उसका 50% लेंगे। उसका 50% मैंने कितना है, जैसे कि मान लो कि मेरा 100 में बंद हो गया, तो मेरा 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी मैं बांधूंगा, फिर मैं काम करूंगा, है। तो इसी हिसाब, लोअर बॉडी में करना है तो 80%, तो इस हिसाब से आप मोटा मोटा एक निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या प्रूव है? इसका प्रूव है कि देखिए ये पेपर पब्लिश हुआ था बहुत, जिसमें देखिए क्वाड्रिसेप का मसल, देखो कबड्डी में क्वाड्रिसेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कबड्डी में अभी तक ये स्टडी हुआ नहीं है, ये एकदम लेटेस्ट नया है, मगर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उनने अप्लाई किया था कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नॉर्वेजियन इन लोग ने, पावर लिफ्टर ने ये इस्तेमाल किया, इन लोग ने इतना इस्तेमाल किया, इसमें 12% बढ़ गए कम एक्सरसाइज करके। ये तो अच्छा है ना। तो यानी ये सब चीज जो है आपको आना चाहिए, मगर इट शुड बी डन अंडर ए क्वालिफाइड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट या एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के अंदर करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इसका लॉन्ग टर्म हमको पता नहीं है क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये लेटेस्ट रिसर्च के रूप में चल रहा है। उसी हिसाब से मैं एक और चीज बताऊंगा, ये भी एकदम लेटेस्ट है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये मसल है आपका बाइसेप, मसल को आपको एक्सरसाइज करना है। कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन से तो शुरू होता है। ब्रेन से, आपके ब्रेन में न्यूरॉन गया, यहाँ से फायरिंग गया, फिर ये आपने हाथ हिलाया। आप शुरुआत कहाँ से हो रही है? ब्रेन से हो रही है ना। हमने जितना भी अभी तक ट्रेनिंग की बात किया वो मसल की ट्रेनिंग है। अगर हमने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन कर पाए तो कितना अच्छा है। अगर हमने कुछ ऐसा चीज किया जिससे हमारे जो ये फायरिंग है ये जल्दी जल्दी होने लग गया, तो क्या होगा, मसल मेमोरी, आपको एक बार सिखाया तुरंत सीख गया, आपको एक कोच साहब ने आपको टेक्निक बताया तुरंत सीख गया, आपने थोड़ा सा किया, ये कुछ किया जिससे आपके पावर जो है, मसल पावर बढ़ गई। देखो ये अच्छा है ना। इसी कंसेप्ट को लेते हुए इन लोग ने एक नया मॉडल इस्तेमाल किया, जैसे कि देखिए यहाँ पे कंपनी ने, ये मार्केट में अवेलेबल है, इन लोग ने लॉन्च करना भी चालू कर दिया है। ब्रेन को ये स्टिमुलेट करते हैं, यानी थोड़ा सा करंट, जैसे कि डीसी डायरेक्ट करंट, बहुत हल्का सा डायरेक्ट करंट देकर के उस जगह को स्टिमुलेट कर लेते हैं। ये सिंपल, जैसे देखिए पहन लिया, यहाँ पे आपको स्टिमुलेट किया, और स्टिमुलेट करने से क्या होगा, आपने एक्सरसाइज किया, उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई या आपकी मसल मेमोरी बढ़ गई। तो इस हिसाब से लोगों ने चालू कर दिया, बाकी प्लेयर्स ने चालू कर दिया, और इंडिया में चालू नहीं हुआ है, बट स्टिल ये इसके ऊपर इसका परफॉर्मेंस होता है कि नहीं होता है, कुछ में मिला है, हुआ है ना। तो यानी ये जो चीज है, आपने फॉर एग्जांपल आपको ट्रेनिंग देना है प्लेयर को, आप सभी प्लेयर को पहना दिया, फिर उसके बाद फील्ड प्ले कर दिया, तो जो भी आप नया टेक्निक सिखाओगे, हो सकता है वो नया टेक्निक जल्दी सीख जाए, हो सकता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो ये एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल सिस्टम है बहुत सारा, इसको पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल कहते हैं, यानी आपने बहुत एक हेवी वजन मारने के बाद आप फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि इस तरीके से होने लग गया है आजकल। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो ओवर ट्रेनिंग कहते हैं। ओवर ट्रेनिंग माने हमको पता है कि अब एक प्लेयर के परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मगर इतना भी ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा कि उसको ओवर ट्रेनिंग हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस कम हो जाती है प्लेयर का, तो हम सबसे नॉर्मली क्या होता है, अरे वो आलसी है, वो नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, और ज्यादा ट्रेनिंग दो। ये अप्रोच गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमने क्या कहा, स्मार्ट ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि ये साइकिल चलती है, ट्रेनिंग अच्छा नहीं गया, आपने ज्यादा ट्रेनिंग दिया, फिर परफॉर्मेंस कम हुआ, आपने ज्यादा ट्रेनिंग फिर परफॉर्मेंस डिप्रेशन में चला गया, तो इस तरीके से साइकिल बाय साइकिल चलती है और लास्ट में इंजरी हो जाएगा, फिर उसका कैरियर खराब हो जाएगी प्लेयर की। तो यानी उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा, रिकवरी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ द पीरियोडाइजेशन, जिसको प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन कहते हैं। यानी कौन, फॉर एग्जांपल ये कंपटीशन फेज है, कंपटीशन के नजदीक में आपको ट्रेनिंग का वॉल्यूम, यानी आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज दे रहे हैं उसका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी कम कीजिए, वॉल्यूम कम कर दो, एक्सरसाइज कम दो और टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा दो। टेक्निकल ट्रेनिंग कहाँ ज्यादा देना चाहिए, कंपटीशन के दौरान। देखिए ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन, यानी हर चीज को तालमेल बना के आपको चलना चाहिए जरूरत के हिसाब से, उसके फेज के हिसाब से, तभी आप जाकर के उस प्लेयर्स को अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवर ट्रेनिंग का कंसेप्ट है। तो ओवर ट्रेनिंग में एक HRV करके एक सिंपल सा आता है, आजकल टूल आता है, ये भी एक टूल है, मैं इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि HRV करके आता है सिंपल। देखिए यहाँ पे हमने बांध दिया जो पोलर हार्ट रेट है और घड़ी में भी आता है। तो HRV करके एक चीज आता है जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है बहुत कॉमनली मिलता है, मार्केट अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ओवर ट्रेनिंग थोड़ा सा कुछ हद तक आप थोड़ा सा डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ हद तक आप, हाँ ठीक है इस प्लेयर जो है ये ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहा है, हम उसको रोक सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे ये है, ये डाटा है, अलग अलग डाटा है, यानी घड़ी से जो ये यहाँ पे देश है, समय देश है, नंबर ऑफ देश है, और यहाँ पे इसका पैरामीटर हर दिन का वैल्यू है ये। सपोज ये 1 वीक का है, मान लो 1 वीक या 1 मंथ का है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यानी HRV जो है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम, देखिए ये HRV ये देखो कम हो गया ना, तो HRV कम हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको उस दिन सुबह सुबह मैंने देखा मेरा HRV कम मिला, तो मैं क्या करूंगा, आज ट्रेनिंग कम दूंगा उसको, प्लेयर को ट्रेनिंग ज्यादा दूंगा तो क्या होगा, वो तो और ओवर ट्रेनिंग में चली जाएगी। तो इसी हिसाब से अगर मान लो कि आपका HRV अच्छा है, HRV ज्यादा है उस दिन का, तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना ट्रेनिंग देना है वो आपको HRV से, जिसको HRV का फुल फॉर्म क्या है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट मॉनिटर जैसा एक आता है घड़ी के रूप में, सिंपल डिवाइस है। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये सब हम लोग ने रिसर्च किया था, उसका फाइंडिंग है, एम्स में डाटा कलेक्शन किया था। इसमें देखिए ये VO2 मैक्स है, VO2 मैक्स माने फिटनेस, आदमी कितना फिट है, ये HRV है। जितना VO2 मैक्स उतना ज्यादा HRV, जितना ज्यादा HRV होगा उतना अच्छा होगा उसका VO2 मैक्स। ठीक है, तो ये भी अलग है, जिसका परसेंटेज बॉडी फैट है ये HRV है, यानी जिसका चर्बी ज्यादा है उसका HRV कम है, यानी जो मोटा है जो फिट नहीं है उसका HRV कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप एक आइडिया लगा सकते हैं, मगर एक रूल को लेकर के नहीं जाना है, प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी अप्लाई करना है कि HRV ज्यादा है तो हमेशा अच्छा है, ऐसा भी नहीं है, HRV कम में भी हो सकता है, स्पेशली ओवर रीचिंग में, और बहुत सारा प्लेयर्स जिसमें ओवर ट्रेन होने के बाद भी HRV ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान देते हुए करना है। क्यों करना है, क्योंकि इंजुरी से बचना है। इंजुरी से अगर आपने ट्रेनिंग ज्यादा दे दिया तो इंजुरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई तो इंजुरी का लोड बढ़ती गई, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई, हाँ फिटनेस भी थोड़ा सा बढ़ रही है, मगर इंजुरी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई। टीम परफॉर्मेंस, कबड्डी इज ए टीम गेम, टीम गेम है ना, तो टीम परफॉर्मेंस कम हो गई। तो यानी आपको ट्रेनिंग का इस तरीके से ट्रेनिंग देना है कि वो फिटनेस तो बढ़े मगर इंजुरी कम हो। वो कौन बताएगा, वो HRV बताएगा, वो HRV बताएगा, वो पैसे आप प्लेयर से पूछेंगे वो बताएंगे। तो ये सब टूल है, साइंटिफिक टूल है जो एक कोच को हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये मैं लास्ट में आता हूं, मैं इसको ज्यादा नहीं ले जाता हूं। एक अभी कोविड का चल रहा है प्रॉब्लम कि एक्सरसाइज कम से कम कितना एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा फिटनेस मेंटेन रहे, जिसको टेपरिंग कहते हैं, डी ट्रेनिंग कहते हैं। टेपरिंग माने कंपटीशन के पहले आपको पेल के बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देना चाहिए, प्लेयर को ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि उसको टेपरिंग कहते हैं। टेपरिंग जो है करने से उसका परफॉर्मेंस, इवन एरोबिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। एक हफ्ते पहले मान लो कि आपका कंपटीशन है, कंपटीशन के एक हफ्ते पहले आपको ट्रेनिंग लोड कम कर देना चाहिए, उसको टेपरिंग कहते हैं। टेपरिंग जो है यानी आपने पहले ट्रेनिंग दिए थे उस ट्रेनिंग की 2/3 तक आप कम कर सकते हैं।
है ना, 2/3, 2/3 से कम हो जाएगा तो आपका एरोबिक फिटनेस कम हो जाएगी। तो इतना तक आप कर सकते हैं। और लंबे समय के लिए अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो डी ट्रेनिंग हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होगा, आपका फिटनेस वगैरह सब चली जाएगी जो आपने गेन किया था, ठीक है, तो चली जाएगी। मगर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है, जो हमारी एरोबिक फिटनेस, इंडोरेंस फिटनेस है, इंडोरेंस पहले चली जाएगी। इंडोरेंस बहुत सेंसिटिव होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी तुरंत चली जाएगी। मगर आपका जो अनएरोबिक स्पीड है, एजिलिटी है, वो थोड़ा बरकरार रहेगा, थोड़ा वो हार्ड है, रेजिस्टेंट है, वो लंबे समय के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको एरोबिक फिटनेस को करना है तो कम से कम आपको हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो भी 70% ऑफ VO2 max। 70% ऑफ VO2 max का मतलब क्या है, हार्ट रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था, ठीक है। ये सब थियोरिटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने मसल को बिल्डअप कर दिया और आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया, और आप अगर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे तो आप गेन जल्दी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो न्यूट्रिशन है, तो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशन का बेसिक तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मगर ये स्लाइड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोटा मोटा मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके सप्लीमेंट ना लीजिए तो उतना अच्छा है। सप्लीमेंट लेंगे तो सप्लीमेंट का क्वालिफाइड जो है या भरोसेमंद वहां से ही लेना चाहिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट में उससे हो सकता है वो 14 से 20 तक 25% तक मिला हुआ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एक्सीडेंटल डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग भी हो सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान रखना। इसीलिए नॉर्मली जो आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, उसमें ज्यादा बढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बहुत सारा साइंस के हिसाब से बहुत सारा सप्लीमेंट है, कौन सप्लीमेंट है जो लेना चाहिए, कौन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है, प्रोटीन हुआ, क्रिएटिन हुआ, ये सब चीज है, ये साइंस के बैक है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या होना चाहिए कंसेप्ट, कैसीन और वे, बहुत पूछते हैं वे कब लेना चाहिए, कैसीन कब लेना चाहिए। वे प्रोटीन जो है, वे आइसोलेट भी आता है, वे कंसंट्रेट भी आता है। वे आइसोलेट करके बाजार में मिलता है, वे आइसोलेट ज्यादा महंगा है मगर ज्यादा अच्छा है, वे कंसंट्रेट बाद में आता है। वे प्रोटीन जो है जनरली जल्दी फास्ट एक्टिंग होता है, जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इसलिए एक्सरसाइज के बाद लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कैसीन थोड़ा सा लंबा होता है जैसे, इसलिए स्लीप के पहले ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज आपके तालमेल करके न्यूट्रिशनल कंसेप्ट आप देख सकते हैं। अब न्यूट्रिशन होने के बाद मान लो कि एक प्लेयर कोलैप्स हो गया, एज ए कोच आप क्या करेंगे? कोलैप्स हो गया, गिर गया, तो उसमें आपको CPR आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी बात करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। आपको CPR, कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसर्च देने आना चाहिए। कोई भी प्लेयर फील्ड में अगर कोलैप्स होता है बिना कंटेक्ट के, टकराव बिना कंटेक्ट के, उसको हम मान के चलेंगे वो हार्ट का ही प्रॉब्लम है, until proven otherwise, ठीक है। उसको तुरंत आप चेक करेंगे, उसका पल्स नहीं है, सब कुछ है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द पंपिंग। कि कितना पंप करना चाहिए ये सब इंपॉर्टेंट है। 30:2 अगर आप एलोन है तो 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार मुंह में फूकेंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो क्या है, एक 100 बार दबाएंगे हर मिनट में। आप देख सकते हैं। और हर कोच साहब को AED का ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसको एक्सटर्नल ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, ये बस लगा देना, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ सेविंग है, ये आना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंकशन। ये मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर था, मैं सीखता हूँ, तो ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट में तो बहुत होता है, कबड्डी में भी हो सकता है, बेहोश होना, सर में चोट लगा, फटाक से कोलैप्स हुआ। अगर मान लो कोलैप्स नहीं भी होता है, ठीक है, अगर सपोज कोलैप्स नहीं भी होता है, इफ देयर इज नॉट इवन अ कोलैप्स, बट स्टिल उसको कंकशन कहते हैं। यानी थोड़ा सा कंकशन की प्रॉब्लम है, ये एक माइल्ड ब्रेन का इंजरी है, और वो हो सकता है कि आपको नॉर्मल लगे, प्लेयर सब कुछ नॉर्मल लगे हैं, तो मगर प्रॉब्लम ये है कि अंदर में चेंजेस होता है, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। क्लिनिकल आपके एग्जामिनेशन में हो सके नॉर्मल आए, इसीलिए बहुत सारा हम टेस्टिंग करते हैं, बायोकेमिकल कर सकते हैं, बहुत ये सब तो बहुत टेक्निकल चीज हो गया, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि EEG भी कर सकते हैं, ब्रेन के इलेक्ट्रोड लगा के। ये सब आएगा, इंडिया में आएगा बहुत जल्दी। मगर आपको क्या जानना है, आपको एज ए कोच आपको ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई
प्लेयर को सर में चोट लगती है तो आपको ये आना चाहिए, जिसको स्टेप 5 करके एक होता है असेसमेंट टूल, ये आना चाहिए। फॉर एग्जांपल गर्दन में दर्द है, उसको दो अगर दिख रही है, वॉमिटिंग, अगर उसको उल्टी हो रही है तो रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग माने डेंजरस है, आप डॉक्टर को बुलाइए, आप जल्दी वो कीजिए। ये साइन को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कंकशन बोलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कल बताया था पुलिस का कंसेप्ट बताया था, उसी हिसाब से अगर मान लो कि किसी को मसल इंजरी, मसल स्प्रेन हो गया या मसल स्ट्रेन हो गया या लिगामेंट स्प्रेन हो गई है ना, जैसे कि सिंपल, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने जो पुलिस बताया तो वही चीज है। पुलिस को आगे हुए लेते हुए एक पीस एंड लव करके भी आ गया। देखिए पीस एंड लव मतलब क्या, प्रोटेक्शन है, ये सब है, इसका फुल फॉर्म है। मगर पुलिस और पीस एंड लव में क्या फर्क है? इसका ये फर्क है कि आइसिंग, जो हम आइस बहुत ज्यादा करते हैं ना, बहुत ज्यादा आइस करना भी ठीक नहीं है। तो आइसिंग को और पेन किलर जो हम खाते हैं ना, जैसे किसी को एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन बोलते हैं, वो और आइसिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा करोगे तो इंजुरी लंबे समय तक रहेगा, ठीक नहीं होगा इंजुरी, ठीक होने की जगह पे वो लंबे समय तक रहेगा। तो ये नया कंसेप्ट है, नया आया है। पहले क्या था? राइस आया था, रेस है ना, आइसिंग हो, कंप्रेशन है, ये सब आया था। राइस के बाद क्या आया था? प्राइस आया था। प्राइस के बाद पुलिस आया था। पुलिस के बाद पीस एंड लव आ गया। तो पीस एंड लव माने आपको कोई चोट लगा है तो आपको बहुत ज्यादा आइसिंग नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत चलेगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा है साफ अवॉइड आइसिंग, है ना। और दूसरा, पेन किलर बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, कंप्रेशन वगैरह करना चाहिए और लोड यानी एक्सरसाइज कराते रहना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एज ए कोच साहब सबको मैं बताना चाहूंगा कि एक, क्योंकि अभी वायरस का प्रॉब्लम चल रही है, कोविड का, एक प्लेयर आया, प्लेयर को आपको कब एक्सरसाइज देना है, कराना है, ट्रेनिंग कराना है, कि वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर प्लेयर ने ध्यान नहीं दिया और प्लेयर का वायरस है, प्लेयर का इन्फेक्शन है, तो क्या होगा? प्लेयर बहुत कुछ हो सकते हैं, है ना, यानी खुद को हीट एक्सेशन हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो वायरल मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, यानी हार्ट का इन्फ्लेमेशन होना। और वायरल मायोकार्डाइटिस का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, उसमें से एक साइड इफेक्ट है सडन डेथ, तुरंत मृत्यु होना। ये भी एक उसका साइड इफेक्ट है, यानी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक मोटा रूल ऑफ थंब एज ए कोच, आपको प्लेयर को एक्सरसाइज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसको जानने के लिए इसको नेक चेक बोलते हैं, है ना। नेक चेक का मतलब क्या है? कोई भी सिम्टम्स अगर गले के नीचे है, गले के नीचे माने क्या है? बुखार होना, मसल में पेन होना, मसल दर्द होना, ठीक है, और अगर होगा तो आपको एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गर्दन के नीचे, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर गर्दन के ऊपर माने नाक बहना, नाक को स्टफीनेस होना, ठीक है, और हल्का सा सरदर्द होना, तो एक्सरसाइज करा सकते हो। मगर कराना भी कौन सा एक्सरसाइज कराना है? वो भी बहुत कम, माइल्ड। देखिए हार्ट रेट मैक्सिमम के 70% से कम कराना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा जानना आपको जरूरी है। नेक चेक का मतलब क्या है? गर्दन के ऊपर रहेगा, उसको नाक में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हल्का सर दर्द है, तो आप थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज दे सकते हो। अगर बुखार आ गया, मसल पेन हो गई, माइल्जिया हो गया, है ना, तो ये, और जीआईटी वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एज ए कोच आपको जानना जरूरी है। और क्योंकि एक्सरसाइज लंबे समय के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इम्यूनिटी इतना अच्छा हो जाएगा, तो आप वायरस वगैरह इन्फेक्शन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दो चीज आपको ध्यान देना है, बहुत सीवियर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने से कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी नीचे हो जाए, है। और मगर आपको माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी को मैं करते हुए ये मैं स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। तो इधर ध्यान दीजिए, कितना मिनिमम कितना एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम लोग फिटनेस मेंटेन रहे। अभी लॉकडाउन के दौरान जब हम नहीं जा सकते हैं, कम से कम 150 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर एक हफ्ते में 150, ये तो बहुत कम है, ये तो एकदम नॉर्मल है। प्लेयर को तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, ये तो एक आम की बारे में बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा करोगे तो अच्छा है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना करना चाहिए? हफ्ते में कम से कम 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, ठीक है। और माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सरसाइज कब बोलेंगे? हार्ट रेट के हिसाब से बोल सकते हैं। और दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा वो टॉक टेस्ट करके होते हैं। टॉक टेस्ट माने क्या है? टॉक टेस्ट एक सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करते करते आप लंबा सेंटेंस बात कर पा रहे हैं और और गाना भी गा पा रहे हैं, तो आपका एक्सरसाइज का सिवियरिटी जो है मॉडरेट।
आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया तो क्या होगा, आप गाना नहीं गा पाएंगे, मगर आप अच्छे से बोल पाएंगे, तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी कहेंगे। माइल में क्या है, सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और वेरी सीवियर एक्सरसाइज में क्या होता है, गाना नहीं कर पाएंगे, ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे, कुछ सब एक दो शब्द ही बोल पाएंगे। तो यानी टॉक टेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास गैजेट नहीं है, हार्ट रेट का नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज है, तो इसी हिसाब से 150 पर मिनट आप मिनट और मॉडरेट टू इंटेंसिटी एक्सरसाइज ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, मास्क पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक वो मैंने देखा था फेसबुक में कि मास्क पहना था, बेहोश हो गया, ये हो गया है, तो ये सब बहुत पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाला है। मास्क नॉर्मली नहीं पहनना चाहिए, इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल। एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज में मास्क पहनोगे तो आपका क्या होगा, जितना भी, क्योंकि सीवियर एक्सरसाइज में आपका रेट भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, आप पहले से मास्क पहन लेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए नहीं पहनना है तो ज्यादा अच्छा है। मगर एक और चीज आजकल बहुत मिल रही है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंट मास्क। मास्क को आपने हल्का सा पहन लिया, जिसको हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी करते हैं ना लोग ऊपर जाकर के, कुछ मास्क ऐसे आ गई है जिसमें आप ऑक्सीजन की मात्रा कम करा देती है, ऐसा लगता है कि जैसे आपने हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग करा लिया, ठीक है। जो मतलब मार्केटिंग वो है, वैसा नहीं है। तो मास्क तो आपको नहीं पहनना चाहिए। मास्क पहनने से क्या होगा, आपको रिड्यूस, आपने अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया तो आप क्या होगा, ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्ट्रेस बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपके पूरा सिस्टम में बहुत स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है, और उतना ज्यादा फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए आपको मास्क नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा है। स्पेशली माइल्ड एक्सरसाइज में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीवियर एक्सरसाइज में तो बिल्कुल नहीं, मॉडरेट एंड सीवियर एक्सरसाइज में तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको, और वो भी कैसे, मास्क में भी अलग अलग टाइप का मास्क आता है। ये रेस्ट्रिक्टिव ब्रीदिंग मास्क तो बिल्कुल नहीं, एक सिंपल मास्क आता है जिसमें पूरी तरह से आप कर सकते हैं, वो तो ठीक है थोड़ा बहुत, मगर रेस्ट्रिक्टिव ब्रीदिंग मास्क यानी ब्रीदिंग को रेस्ट्रिक्ट करना, ये तो ये देखिए ऐसा दिखता है, ये सब तो नहीं पहनना चाहिए। तो मोटा मोटा आपको ये जानना चाहिए कि मास्क पहन के सीवियर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके नॉर्मल करो, और बाहर में घर में रह के करे तो ज्यादा अच्छा है। ये रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्टिंग है, क्योंकि अब ब्रेथ होल्डिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कबड्डी में आपको ब्रेथ होल्ड करना जरूरी है, तो कई बार आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, एक फूंक करके जो बॉल को ऊपर कराना होता है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये टेस्टिंग बता रहा हूँ। कभी कभार बीच बीच में जाकर के आप रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्टिंग करेंगे तो आपके प्लेयर को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज जानते हैं, तो ऐसे ये सब चीज जानते हुए ये आज मेरा टॉक मैं एंड करता हूँ। तो मैं आपको बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपका फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज का ट्रेनिंग इस तरीके से होना चाहिए ताकि आपकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हो, और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन करते हुए हमको परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ना कि उल्टा नहीं जाना है। इसीलिए हम प्रिंसिपल और पेरियोडाइजेशन को अच्छे से फॉलो करते हुए, हमको अच्छे से ट्रेनिंग देते हुए हमको आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये मेरा टॉक था, तो थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, मगर मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था ज्यादा। तो मैं स्क्रीन को वो करता हूँ, यहाँ पे है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज जो आपने इतनी बारीकी से, हम इस चीज से अछूते थे। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पिछले 10-15 साल से कोचिंग प्रोफेशन में हूँ, और बाकी मैं नहीं, हम तो कहीं न कहीं एक लेवल पे खड़े दिखते हैं लोगों को, बट हमारे बैक साइड में या हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम भी अबाउट 20 लाख कबड्डी खिलाड़ी हैं जिनको नहीं पता है, खाली गेम सेंस ये पता है कि गेम कैसे खेलते हैं, बट स्पोर्ट साइंस से रिलेटेड आज हम भी इस चीज से बहुत फील हो रहा है कि हमने इसके बारे में और ज्यादा कैसे हम इसका एक्सपीरियंस ले पाए। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं इतनी बारीकी से, और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर चलता हो कि जिसमें 10 दिन का या 15 दिन का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है और विद प्रैक्टिकल है, जी सर, बिल्कुल, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम उसको ज्वाइन करेंगे। और स्पेशली हम डॉक्टर केंजम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज आप हमारे रूबरू हो पा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कुलदीप जी को कहता हूं, कुलदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी। डॉक्टर साहब का धन्यवाद कीजिए। और मेरे को यह लगता है कि आज का ये टॉपिक जिसने भी मिस किया है, शायद ही उसने अपनी लाइफ में से कुछ न कुछ खोया है। और हम
अपने आप को इस मामले में लक्की महसूस कर रहे हैं कि आज हम डॉक्टर साहब के सामने, और डॉक्टर साहब के जो विचार हैं और जो स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड जो जो चीजें हैं खिलाड़ी के लाइफ में आती हैं या एक कोच के लाइफ में आती हैं, उनसे हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस ये भी फील हो रहा नहीं है। ये भी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, इंश्योर करते हैं कि आगे चल के हम इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ, प्लीज आगे की कार्रवाई कीजिए। थैंक यू नीर भाई, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अंजुम बरून शर्मा सर, मैं आपका दोनों टीमों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आज के दौर में जहां इंडिया साइंस के मामले में, स्पोर्ट्स साइंस के मामले में काफी पीछे है, और हम जो आज आपने जो हमें जानकारी दी है, जो आपने ज्ञान सागर में से हमें नहलाया है, उस चीज के लिए और उन चीजों को जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, रियल में नीर भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमने अपने जो स्पोर्ट्स जर्नी है हमारी, हमने कभी भी इस तरह से इस चीज के बारे में ना हमें कभी बताया गया ना समझाया गया। फर्स्ट टाइम आप हैं, आप हमारे लिए ये फर्स्ट गुरु हैं हमारे, कि जिन्होंने हमें इस साइंस के बारे में समझाया है। और हम यकीन दिलाते हैं सर आपको कि इसका हम पूरा फायदा उठाते हुए अपने जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे कबड्डर हैं, जो भी हमारे लड़के हैं, लड़की या इससे अलग जो भी वो हमें देख पा रहे हैं, वो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और इसको हम यूज करते हुए अपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस को जरूर आगे बढ़ाएंगे। आपने इतने सिंपल तरीके में हमने जो छोटी छोटी चीजों के बारे में जो आपने कैसे बिना चोट और बीमार हुए बिना कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना जो प्यार एक स्पोर्ट्स में जो आपने दिखाया है उसके बारे में, कैसे हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं और किस तरह हम पेन किलर को इस्तेमाल नहीं करना है। हम बहुत सारे ये सोचते थे मसल उसमें टायर्ड हो, कुछ पेन हुआ, दर्द हुआ। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे जो गांव में है, क्योंकि कबड्डी मैक्सिमम गांव में खेला जाता है, तो सभी को आपने जो बताया कि पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना है, बाइसेप कर्ल कैसे करने हैं, किस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को इंजरी फ्री बना सकते हैं। इंजरी फ्री क्योंकि एक बैरियर है, एक ऐसा बैरियर है खिलाड़ी के जीवन में इंजरी कि उसका पूरा जीवन भी तबाह हो जाता है किसी प्लेयर का। तो सर कैसे आपने टाइप 1 टाइप 2 एक्सरसाइज, कम लोड और ज्यादा लोड के बारे में सीधे सीधे हमें समझाया है कि किस मसल को हम टाइप 1 में कैसे उसको लोड दे सकते हैं, कैसे हम टाइप 2 में उसको स्ट्रेंथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी चोटों को 69% तक कम कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि किस तरीके से हम इन चीजों को अपना के चोट फ्री, बिल्कुल एकदम इंजरी फ्री अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। 1RM के बारे में हमारे गांव में बहुत सारे जो कोचेज हैं या वो हैं वो नहीं जानते हैं कि कैसे मैक्सिमम एक बार में हम बाहर उठा के 1RM अपना चेक कर सकते हैं और कैसे हम अपनी रेपुटेशन को उसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता था, बहुत सारे बंदों को नहीं पता कि इसको 10 बार करना है तो क्यों करना है, 15 बार करना है क्यों करना है। आज आपने वो क्लियर किया कि कैसे हम रेपुटेशन अपने सेट कर सकते हैं, कितने बार के साथ कैसे हम उसको 6 से कम करके हम क्या बढ़ा सकते हैं, 15 से ज्यादा तक ले जाके हम क्या कर सकते हैं और किस तरह हम अपने वजन के हिसाब से कैसे रेपुटेशन बना सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज को आपने समझाया है कि किस तरह से कैसे हमने किस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में करना है, किसको हमें लास्ट में करना है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। सर ये सब 15 से ज्यादा या 6 से कम की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस में कैसे हम उसको करते हैं। 15 से ज्यादा हम इंडोरेंस के लिए जाएंगे, 6 से कम हम स्ट्रेंथ के लिए जाएंगे। या 15 से 16 साल की उम्र को हम कैसे उसमें उस स्पोर्ट्समैन को तैयार करते हैं और 18 के बाद जैसे आपने मैराथन का जिक्र किया कि मैराथन हम करा सकते हैं, लंबी दूरी की उसमें रनिंग हम करा सकते हैं इंडोरेंस के लिए। तो सर ये बहुत सारी चीजें आपने, प्रॉपर टेक्निक क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रॉपर टेक्निक क्या है। प्रॉपर टेक्निक नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम किसी भी अच्छे खिलाड़ी को बिना प्रॉपर टेक्निक के अगर हम उसको करा देते हैं तो हम सीधे सीधे उसके भविष्य से खेल रहे हैं और खिलाड़ी को पता भी नहीं होता। तो प्रॉपर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बटविंक है या गुड मॉर्निंग स्क्वाट है या सांस लेने का तरीका, कैसे हमें सांस कहाँ किस एक्सरसाइज में किस एंगल पे हमें सांस लेना और किस एंगल पे हमें सांस को छोड़ना है। या ट्रेनिंग के दौरान बीपी कम और ज्यादा की साइंस को आपने हमें समझाया है, किस तरह हमारा बीपी अचानक किस एक्सरसाइज में कितना बढ़ जाता है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। और एक्सरसाइज से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग
या वार्म अप या कूल डाउन कितने मिनट का होना चाहिए, वार्म अप कितने मिनट का होना चाहिए, और हम कंपटीशन के नजदीक जाके हमें एक्सरसाइज कितना, किस तरीके से हमें अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, लेटेस्ट वर्ल्ड में एक खिलाड़ी आगे जाकर क्या ट्रेनिंग कर रहा है इस वक्त, ऐसी ऐसी चीजें आपने हमें दिखाई हैं, हम अब तक सरप्राइज हैं, हमारा मन कई चीजों को यकीन करने को मान ही नहीं रहा कि ऐसी भी चीजें आ गई हैं कि दिमाग में उससे करने से वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं सर, फर्स्ट टाइम आपने हमें दिखाया है, हम बहुत आभारी हैं आपके, आपने जो उनसे रूबरू कराया सर। ओवरलोड कितना खतरनाक है ये आपने हमें समझाया, और कैसे उसको रेस्ट ऑफ रिकवरी कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कोविड-19 के चलते, समस्या के चलते हुए हमने अपने वर्कआउट को कैसे डिजाइन करना है और सप्ताह में कितने दिन करना है, कम से कम अपने आप को फिट रखने के लिए। सर मैं दोनों टीमों के, ओएनजीसी और सीआरपीएफ की टीम से दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप आज हमारे जीवन में आए हैं इन नई चीजों को लेके। हमारे लिए एक ये नया सवेरा है, बिल्कुल नई चीजें जानने का। और सर मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा डॉक्टर केंजम को भी कि उन्होंने आपके रूबरू, एक ऐसी महान शख्सियत के रूबरू उनको रूबरू कराया है हमसे, और हमें ये जानकारी दी है। हम आपके ज्ञान सागर से ना के ओतप्रोत हैं इस वक्त सर, और इस आपको यकीन दिलाते हैं कि इस चीज को लेके हम एक अच्छे एथलीट, अच्छे कबड्डर तैयार करेंगे। मैं इसी बीच में विकास भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मनप्रीत भाई, नीर भाई का कुलदीप भी जी बहुत कुछ क्वेश्चन धन्यवाद है, करना चाहूंगा। कुलदीप जी कुछ क्वेश्चन है किसी के, देखिए आप विकास जी को बोल, विकास जी स्क्रीन पे देखिए विकास कुछ जी क्वेश्चन अगर है। कोई क्वेश्चन है तो चैट में कोई सर, क्वेश्चन नहीं है। सेल्वा कुमार कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पे। वो वैसे दब गया होगा। नो सर, शर्मा कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ उसका और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज के सेशन से रिलेटेड? विकुल आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं चलिए, नहीं सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए कुलदीप जी कंटिन्यू किए। जी सर, जी सर। तो सागर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर मेरा नमस्कार सर, पहले सभी कोचेज मनप्रीत सर और नीर गुलिया सर, कुलदीप सर, आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। सर मेरा क्वेश्चन डॉक्टर से है, डॉक्टर वरुण से है सर। जी बोलिए। डॉक्टर साहब ने सर बताए थे मसल में 2 टाइप के फाइबर होते हैं सर, एक फर्स्ट टाइप का होता है वो छोटा होता है सर ने बताया, दूसरा होता है बड़ा होता है सर। उन्होंने बताया था सर इसमें इंडोरेंस स्टेमिना कम होता है सर, उस इंडोरेंस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज क्या कुछ है सर, वो उन्होंने बताया था, बट मेरा नेटवर्क इशू था सर, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, एक बार उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे सर, वो रिक्वेस्ट है थोड़ी। जी हाँ जी देखिएगा, आपको कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं और कोई भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करके देते हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। जो चाहिए हम उसी को ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। आपको इंड्योरेंस चाहिए तो इंड्योरेंस का क्या मतलब है, लंबे समय तक, है ना। और आपको लंबे समय तक ट्रेन करना है तो वजन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? वजन ज्यादा को आप लंबे समय तक ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाएंगे, चोट लग जाएगी आपको। इसीलिए आपको वजन कम होना चाहिए, ठीक है। तो वजन नंबर 1 वजन कम होना चाहिए। नंबर 2 लंबे समय यानी रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए। वजन कम का मतलब क्या होता है, उसका परसेंटेज ऑफ आरएम जो है ना, आरएम का परसेंटेज कम होना चाहिए, ठीक है। यानी आरएम कम हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वजन कम होगा और उसी वजन को हम रिपीटेशन बढ़ाएंगे, है ना। रिपीटेशन 15 से ज्यादा, ठीक है। सेट का नंबर भी देखो, सेट क्या होता है और रिपीटेशन क्या होता है। सेट माने एक एक्सरसाइज, जैसे कि मान लो कि मुझे बाइसेप कर्ल करना है, कितनी बार? 10 बार करना है, तो ये एक सेट है। एक सेट में 10 रिपीटेशन, इसको 10 रिपीटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से एक सेट और दूसरे सेट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है ना, रेस्ट है, वो हम कम रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कम रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने 15 बार एक्सरसाइज उठाया, है ना, 10 kg के डंबल से मैंने 15 बार किया, फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा एक सेट खत्म हो गया। तो दूसरा सेट मैं करूंगा तो दूसरा सेट के लिए लंबे रेस नहीं करना चाहिए। बिना लंबे रेस किए कि तुरंत थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए रेस रखा, 6 सेकंड के लिए रेस रखा, फिर आपने एक्सरसाइज किया,
ठीक है। तो क्या होगा, आप जानबूझ के थका रहे हो। आपका क्यों थकाना क्यों जरूरी है? थकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ट्रेनिंग स्टिमुलस है, जो थका रहे हो ना वो ट्रेनिंग स्टिमुलस है, वो जाकर के आपके जो टाइप 1 फाइबर जो है मसल, मैंने बताया था टाइप 1 और टाइप 2, वो टाइप 1 फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, जा करके स्टिमुलेट करेगा। और फिर क्या होगा, टाइप 1 फाइबर को ट्रेनिंग देंगे। जैसे कि आप भी नया नया जब शुरू में खेलते हैं तो क्या होता है, आप नया नया खेलते हैं तो आप सीखते हैं बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा टेक्निक सीखते हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में आपको टेक्निक बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से टाइप 1 फाइबर का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा आप टेक्निक बढ़ा सकते हैं। इसी हिसाब से आपकी इंड्योरेंस बढ़ेगी। तो इंड्योरेंस का मोटा मोटा क्या है, नंबर 1 लोड कम होना चाहिए, नंबर 2 रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए, नंबर 3 एक सेट और दूसरे सेट के बीच में उसका रेस्ट पीरियड जो है कम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी सर, थैंक यू वेरी मच। किसी का और कोई क्वेश्चन? ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है सर। जी सर जी, मसल मोटी हो जाती है तो स्पीड और रीच स्लो हो जाती है। हाँ देखिए, स्पीड और रीच, इसमें आपने दो चीज कहा है ना, स्पीड और रीच को हम फ्लेक्सिबिलिटी भी हम कह सकते हैं, है ना। रीच, इसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बोलते हैं। ये इसके बारे में बहुत सारा कंफ्लिक्टिंग है कि आपने मसल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा किया तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। ये होता है, कुछ कुछ चीज में होता है, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा हो, क्योंकि दोनों अलग अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको ट्रेनिंग भी देना चाहिए, और स्ट्रेंथ, जो मसल का जो मोटापा है, मसल को हाइपरट्रोफी करते हैं, जिसको मसल मोटा मोटा लगते हैं, वो भी करना चाहिए। मगर इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जोड़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है कि अगर आपने बहुत मसल बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी कर दिया, मोटा कर दिया, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा हल्का सा कम होने की संभावना है, 100% नहीं है, संभावना है। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी देना चाहिए। और दूसरा स्पीड ट्रेनिंग और हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग अलग होता है पूरा। स्पीड मतलब क्या है, ये पावर के बेसिस में आता है। पावर में मैंने बताया था ना, पावर में दो चीज आता है, फोर्स और स्पीड। जो हम फोर्स, ताकत जो लगा रहे हैं, वो एक स्पीड से लगाना चाहिए। अगर आप बहुत स्पीड से ताकत लगाती हो, उसको पावर कहते हैं, है ना। तो स्पीड का मतलब अलग होता है, ठीक है, पावर अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग होता है। जब स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों मिलाते हैं तो पावर बनती है। और हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग और स्पीड का ट्रेनिंग अलग होता है। जब आपका हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका थोड़ा अलग होता है, स्पीड का ट्रेनिंग अलग होता है। स्पीड ट्रेनिंग में भी क्या हो, जैसे मैंने वहां पे वो टेबल चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया था, उसमें देखिए, उसमें स्पीड का अलग होता है, और क्या होता है, स्पीड माने पावर के कंपोनेंट है, और दूसरा हाइपरट्रोफी माने फूलना, अलग होता है। इसीलिए जो आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपके गेम क्या डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे, उसी हिसाब से आपको करवाएंगे, है ना। ये मतलब ये नहीं है कि आपने स्पीड डेवलप कर दिया तो हर चीज में आपका अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज का अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्योंकि हर कंपोनेंट अलग होता है, ठीक है। जी सर, किसी का और कोई क्वेश्चन? ओके, तो है क्या विकास को कोई क्वेश्चन है भाई? नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने अपना कीमती समय हम सब के लिए निकाला है, और इतनी अच्छी जानकारी जो हमें दी है, क्योंकि इतने व्यस्त समय में भी आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम सब के बीच में आके जानकारी दी। हम दिल से दोनों टीमें और सभी गांव से जो भी खिलाड़ी विकास जी के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर।